जेनेटिक्स कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल। पेरेंट से प्रोजरी में जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, ये सबको पता था। ठीक है, ये सब साइंटिस्ट को पता था कि जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर होता है, बट उनको ये नहीं पता था कि उसकी केमिकल कंपोजिशन क्या है। ठीक है, कि वो प्रोटीन है, डीएनए है या आरएनए है। तो सर्च फॉर जेनेटिक मटेरियल में हम एक्सपेरिमेंट्स पढ़ने वाले हैं, एक्सपेरिमेंट्स, जिसमें हमें पता चलेगा कि किसने फर्स्टली हमें बताया कि जेनेटिक मटेरियल क्या हो सकता है, एंड देन किसने प्रूफ दिया। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट है जो हमारा, वो है ग्रिफिथ्स एक्सपेरिमेंट। तो ग्रिफिथ ने बेसिकली क्या किया, ये स्टडी कर रहे थे अबाउट निमोनिया, निमोनिया का पॉजिटिव एजेंट पे ये वर्क कर रहे थे। ये जानना चाह रहे थे कि कौन है इसका पॉजिटिव एजेंट। निमोनिया होता है, एक बैक्टीरियल डिजीज है, एंड इट इज कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी। और इसके दो स्ट्रेन होते हैं, इसके दो इंपॉर्टेंट स्ट्रेन होते हैं। जो एक होता है रफ स्ट्रेन, ठीक है। बैक्टीरिया क्या है कि सेल वॉल इज इंपॉर्टेंट, राइट। तो बैक्टीरिया में जिस स्ट्रेन पे, जिन टाइप ऑफ बैक्टीरिया पे, स्ट्रेन मतलब वेराइटी ऑफ बैक्टीरिया, ठीक है, म्यूटेशन की वजह से बहुत सारे वेरिएशंस आ जाते हैं। चाहे बैक्टीरिया हो, बैक्टीरिया में एक्चुअली बहुत ज्यादा वेरिएशन होते हैं, इसलिए बहुत ज्यादा स्ट्रेन्स होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इकोलाई, इकोलाई की भी बहुत सारी स्ट्रेन्स होती है। तो स्ट्रेन से मतलब है कि बहुत सारी वैरायटी है। वैरायटी से क्या मतलब है कि थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज है, उनकी सेल वॉल का बेसिकली थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर चेंज है। ओके, तो एक होती है रफ स्ट्रेन और दूसरी होती है स्मूथ स्ट्रेन। स्मूथ स्ट्रेन जो होती है उसको आपको पता है म्यूकोपॉलीसेकेराइड अगर होगा तो एक लिपिड लेयर है ना, तो ये स्मूथ बनाएगी उस बैक्टीरिया को। तो इसको नाम दिया गया स्मूथ स्ट्रेन और इसको नाम दिया गया रफ स्ट्रेन। तो इस बैक्टीरिया पे वो काम कर रहे थे और उन्होंने क्या देखा, वो किस पे स्टडी कर रहे थे, माइस पे वो एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। तो उन्होंने जब इस माइस को रफ स्ट्रेन से इन्फेक्शन करवाया, इन्फेक्शन करवाया रफ स्ट्रेन से, तो क्या देखा कि माइस में इन्फेक्शन नहीं हुआ, माइस में निमोनिया नहीं हुआ, और माइस जो है वो लाइव था। ठीक है, माइस लिव्ड, दैट मीन्स उसमें इन्फेक्शन नहीं हुआ इस स्ट्रेन को इंजेक्ट करके। उन्होंने सेकंड में क्या किया, स्मूथ स्ट्रेन इंजेक्ट कर दी माइस में। ठीक है, माइस में जब स्मूथ स्ट्रेन इंजेक्ट की तो उन्होंने देखा कि माइस डाइड। ठीक है, उनका माइस जो है वो मर गया। तो अब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या इससे कंक्लूड किया कि जो स्मूथ स्ट्रेन है वो पैथोजेनिक है। पैथोजेनिक मतलब डिजीज कॉजिंग, या उसको बोल सकते हैं विरुलेंट। उन्होंने अपने वर्ड्स में बोला कि वो विरुलेंट। ठीक है, और जो रफ स्ट्रेन थी वो नॉन वायरुलेंट हो गई, नॉन पैथोजेनिक और नॉन वायरुलेंट, राइट। तो अब उन्होंने आगे क्या एक्सपेरिमेंट किया, उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन को, देखो ये बैक्टीरिया जो है डिजीज कॉज कर रहा है, तो इसको इन्होंने हीट किल्ड कर दिया। हीट किल्ड स्मूथ बैक्टीरिया ले लिया, हीट किल्ड स्मूथ न्यूमोकोकस ले लिया और उससे उसको इंजेक्ट कर दिया माइस में। तो अब उन्होंने क्या देखा कि माइस जो है वो जिंदा था, माइस लिव्ड। ठीक है, क्यों, हमें समझ में आ रहा है, हीट से बैक्टीरिया मर गए और माइस जो है वो जिंदा रह गया, वो डिजीज कॉज नहीं कर पाए स्मूथ बैक्टीरिया। ठीक है, उन्होंने इस केस में अब क्या किया, उन्होंने उन्होंने ये देखा कि ये तो हीट किल्ड हो गया। अब उन्होंने ये ध्यान से देखना कि उन्होंने हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ले ली, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन ले ली बैक्टीरिया की, और उसमें रफ स्ट्रेन ले ली, रफ लाइव ली, है ना, जैसे वो रफ बैक्टीरिया ले रहे थे उसको लाइव ले लिया और इसको हीट किल्ड कर दिया। तो इन्होंने क्या सोचा, अकॉर्डिंग टू हिम या अकॉर्डिंग टू द एक्सपेरिमेंट क्या होना चाहिए, जो रफ स्ट्रेन है वो डिजीज कॉज नहीं करती, और जो हीट किल्ड है वो भी डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा, है ना। हीट किल्ड उसने देख लिया कि डिजीज कॉज नहीं कर रही है, माउस जो है वो जिंदा है ना। तो दैट मीन्स कि यहाँ पे जो उनका माइस था वो जिंदा रहना चाहिए, करेक्ट। लेकिन उन्होंने क्या देखा, जब उन्होंने इस चीज को इंजेक्ट किया, हीट किल्ड स्मूथ स्ट्रेन को और लाइव रफ स्ट्रेन को बैक्टीरिया के उन्होंने इंजेक्ट किया माइस में, तो उन्होंने क्या देखा कि माइस जो है वो मर गया। ठीक है, माइस जो है वो मर गया। तो अब उन्होंने सोचा कि इसमें ऐसा क्या हुआ जो मर गया ये। तो इसकी बॉडी में उन्होंने देखा कि क्या है इसकी बॉडी में, तो उन्होंने क्या फाइंड आउट किया, उन्होंने लाइव स्मूथ स्ट्रेन वाले बैक्टीरिया आइसोलेट किए, लाइव स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया उनको मिले। ठीक है, उनको माइस की बॉडी में क्या मिला, लाइव स्मूथ स्ट्रेन बैक्टीरिया। तो वो तो बहुत शॉक्ड हो गए, उन्होंने उन्हें लगा कि ऐसा क्या हुआ जो स्मूथ स्ट्रेन इसमें लाइव मिल सकती है। मतलब इसका साफ था कि समथिंग
पास्ड फ्रॉम स्मूथ स्ट्रेन इनटू लाइव रफ स्ट्रेन। ये कर नहीं सकता, ये हीट किल्ड हो गया था, राइट। मतलब कि कुछ इसमें से ट्रांसफर हुआ है लाइव रफ रफ स्ट्रेन में, जिसने इसको क्या कर दिया, जिसने इसको पैथोजेनिक बना दिया। ये पैथोजेनिक था नहीं, बट क्योंकि इसमें से इधर कुछ ट्रांसफर हुआ था इसलिए ये पैथोजेनिक बन गया, राइट। तो उन्होंने इस चीज को, जो कि पास हुई थी फ्रॉम स्मूथ टू रफ पास हुई थी, उस चीज को इन्होंने बोल दिया कि वो चीज जो है वो ट्रांसफॉर्म कर रही है ना बैक्टीरिया को, तो उन्होंने इसको नाम दे दिया कि वो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। उनको नहीं पता था वो क्या चीज है, बट उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने कहा कि समथिंग चेंज्ड, समथिंग ट्रांसफॉर्म्ड माय रफ स्ट्रेन टू स्मूथ स्ट्रेन, नॉन पैथोजेनिक इनटू पैथोजेनिक। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा था उनको कि ये जो चीज है वो जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है, बट उनको ये नहीं पता था वो क्या है। उन्होंने बोल दिया ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है। मतलब कि दूसरे साइंटिस्ट के सामने अब ये चैलेंज थी कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या चीज है जो कि ट्रांसफर होती है। पहले उनको क्या लग रहा था कि ठीक है जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होता है, बट अब उन्होंने देख लिया कि वो पैथोजेनिक हो सकता है। सो इट वॉज मोर डिफिकल्ट। अब तो साइंटिस्ट के लिए एक बड़ी चैलेंज थी कि अब तो निकालना ही पड़ेगा कि ये ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल है क्या, क्योंकि डिजीज ज्यादा कॉज हो सकती है, राइट। सो ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को आगे एक्सपेरिमेंट्स करते हुए दूसरे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एक्चुअली में कंफर्मेशन दी अबाउट जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, कि जेनेटिक मटेरियल है क्या चीज, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। उन्होंने ये फाइंड आउट करने का ट्राई किया। ठीक है, तो पहला एक्सपेरिमेंट आया था इसमें और एवरी मैक्लियोड एंड मैककार्टी, मैक्लियोड एंड मैककार्टी। तो आपको ऐसे याद रखना है सो दैट आपको याद रहे। इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो बहुत सिंपल था और बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट था। इन्होंने क्या बोला कि ग्रिफिथ ने बोला है कि स्मूथ स्ट्रेन से रफ स्ट्रेन में ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जा रहा है, राइट, समथिंग जा रहा है ना। इन्होंने बोला कि जेनेटिक मटेरियल जा रहा है। अब ये जेनेटिक मटेरियल डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है, ये हम पता लगाएंगे। ठीक है, तो इन्होंने किस बेसिक प्रिंसिपल पे काम किया, इन्होंने किस आइडिया पे काम किया, वो बहुत सिंपल था और बहुत अच्छा था। क्या आइडिया था कि देखो, प्रोटीएस एंजाइम होते हैं जो कि किसको डाइजेस्ट करते हैं, प्रोटीन को। ठीक है, आरएनएस एंजाइम होता है जो कि आरएनए को डाइजेस्ट करता है, राइट। और डीएनएस एंजाइम होता है जो कि डीएनए को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन को लिया और रफ स्ट्रेन को लिया, और स्मूथ स्ट्रेन में इन्होंने एक बार सबसे पहले एक्सपेरिमेंट में प्रोटीएस डाल दी। ठीक है, उन्होंने क्या कर दिया, प्रोटीएस डाल दिया। उन्होंने बोला कि अगर ये जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, अगर ये जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन है, तो प्रोटीएस इसको डाइजेस्ट कर देगा, ब्रेक डाउन कर देगा, और ये इसमें ट्रांसफर नहीं हो पाएगा, राइट। तो उन्होंने क्या देखा कि उन्होंने जब प्रोटीएस डाला तो तब भी यहाँ पे ये जो है वो विरुलेंट हो गया था, मतलब ये पैथोजेनिक हो गया, मतलब कि प्रोटीन नहीं था, राइट। अगर प्रोटीन होता, अगर जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन ज्यादा होता तो यहाँ तो प्रोटीएस इसको डाइजेस्ट कर चुका था, तो ये इसमें ट्रांसफर नहीं हो पाता। लेकिन रफ स्ट्रेन अभी भी विरुलेंट थी, दैट मीन्स कि प्रोटीन जो है वो ट्रांसफर नहीं हो रहा था, राइट। तो फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में, फर्स्ट केस में उनको ये पता लग गया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो प्रोटीन नहीं है, राइट। सेकेंड केस में उन्होंने आरएनएस डाल दिया, स्मूथ स्ट्रेन में आरएनएस डाल दिया। तो फिर उन्होंने चेक किया, जब उन्होंने डाला तो यहाँ पे अभी भी ये विरुलेंट थी, दैट मीन्स ये आरएनए भी नहीं था। इन्होंने ये भी बता दिया कि जेनेटिक मटेरियल इज नॉट आरएनए, इट इज नॉट आरएनए। ओके, थर्ड केस में जब उन्होंने डीएनएस डाला, इस केस में थर्ड टाइम में जब उन्होंने डीएनएस डाला, तो ये रफ स्ट्रेन विरुलेंट नहीं हुई, ये नॉन पैथोजेनिक रही। दैट शोज कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए ही था, राइट। इतना सिंपल सा और बहुत अच्छा एक्सपेरिमेंट किया इन तीन साइंटिस्ट ने, बट तो साइंटिस्ट ने इसको एज कंफर्मेशन एक्सपेरिमेंट नहीं माना, दे रिजेक्टेड दिस एक्सपेरिमेंट। फाइनल जिस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल मटेरियल है, दैट एक्सपेरिमेंट वाज डन बाय हर्शे एंड चेज, हर्शे एंड चेज एक्सपेरिमेंट। ये क्वेश्चन भी आता है कि डीएनए को कंफर्म किसने किया था एज जेनेटिक मटेरियल, दैट इज हर्शे एंड चेज ने कंफर्म किया था। ओके, इनका एक्सपेरिमेंट थोड़ा हाई लेवल का था, थोड़ा डिफरेंट था, और जब हाई लेवल की चीजें होती हैं तब साइंटिस्ट मान लेते हैं। ठीक है, तो क्या एक्सपेरिमेंट था देखते हैं। इन्होंने रेडियो एक्टिविटी
के आइडिया पे काम किया, रेडियो एक्टिविटी के प्रिंसिपल। ठीक है, इन्होंने क्या किया, एक जार में, इन फर्स्ट जार, एक जार में इन्होंने रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ले लिया। ठीक है, रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस ले लिया, और दूसरे जार में इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर ले लिया। ठीक है, ऐसा क्यों किया इन्होंने? देखो, ज्यादातर साइंटिस्ट को लगता था कि या तो डीएनए है जेनेटिक मटेरियल, या प्रोटीन है। दूसरा, उन्होंने किस प्रिंसिपल पे काम किया कि वायरस जो है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। वायरस बैक्टीरिया को इन्फेक्शन करते हैं, ऐसे वायरस को क्या बोलते हैं? बैक्टीरियोफेज। राइट, बैक्टीरियोफेज जो वायरस होता है वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है। तो इसमें एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ई कोलाई का, उन्होंने ई कोलाई पे काम किया था। उन्होंने वायरस ले लिया जो कि ई कोलाई को इन्फेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। कैसा दिखता है वायरस? कुछ ऐसा। इसके जो ये जो होता है दैट इज द प्रोटीन कोट। ठीक है, प्रोटीन कोट को क्या बोलते हैं? कैप्सिड कहते हैं, एंड दिस इज जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, तो डीएनए वायरसेस भी होते हैं, आरएनए वायरसेस भी होते हैं। इस केस में जो बैक्टीरियोफेज है वो डीएनए वायरस। ठीक है, तो उन्होंने यहाँ पे मतलब इसका डीएनए है ये, और ये इसका कैप्सिड है। तो जब ये बैक्टीरिया को, ये मानो बैक्टीरिया है, इकोलाई है, तो बैक्टीरिया को जब ये इन्फेक्ट करता है, ये बैक्टीरिया का ही जेनेटिक मटेरियल है। बैक्टीरिया को जब ये इन्फेक्ट करता है तो ये कैसे इन्फेक्ट करता है? ये ऐसे अपना कैप्सिड जो है यहाँ पे अटका देता है। ठीक है, और अपना जेनेटिक मटेरियल जो है वो यहाँ पे इंजेक्ट कर देता है। ठीक है, जो जेनेटिक मटेरियल है वो ट्रांसफर हो जाता है, और कैप्सिड पार्ट जो है वो इसके इकोलाई के सरफेस पे रह जाता है। ठीक है, उसके बाद ये इसके एंजाइम्स यूज कर करके अपनी कॉपीज बनाता है, और फाइनली अपना पूरा वायरस बना देता है। ठीक है, और उसके बाद ये बैक्टीरिया सेल को खा जाता है, पूरा डाइजेस्ट कर देता है, और वायरस पार्टिकल्स जो हैं वो रिलीज हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये इन्फेक्शन करता है। इन्होंने इसी प्रिंसिपल पे काम किया, और इन्होंने क्या किया, दो जार्स में, एक में रेडियो एक्टिव फास्फोरस ले लिया, एक में रेडियो एक्टिव सल्फर ले लिया। अब उन्होंने क्या किया, इसमें देखो रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया, और इसमें इन्होंने इस बैक्टीरियोफेज को डाल दिया, वायरस को इसमें डाल दिया, दोनों जार्स में। ठीक है, दोनों जार्स में इन्होंने वायरस को डाल दिया। होगा क्या, मानो कि ये एक मेरा जार है। ठीक है, जिसमें मैंने रेडियो एक्टिव फास्फोरस डाला है। ठीक है, अब आपको पता है फास्फोरस जो है, फॉस्फेट जो है, वो किसका पार्ट है? डीएनए का। हमने डीएनए का स्ट्रक्चर पढ़ लिया है। ठीक है, तो फास्फोरस अगर रेडियो एक्टिव है, तो इस केस में यहाँ पे जब इन्होंने वायरस डाला, इस केस में क्या होगा, रेडियो एक्टिविटी कहाँ होगी? रेडियो एक्टिविटी कहाँ शो होगी? रेडियो एक्टिविटी जो है वो डीएनए में होगी। डीएनए रेडियो एक्टिव हो जाएगा, क्योंकि फास्फोरस यूज कर करके जब ये डीएनए बनेगा, राइट, मतलब डीएनए जो है, जो रेडियो एक्टिविटी है वो एब्सॉर्ब हो जाएगी ना, तो डीएनए एब्सॉर्ब करेगा फास्फोरस को, राइट। मतलब यहाँ पे रेडियो एक्टिव डीएनए है इस वायरस। किस केस में? जब रेडियो एक्टिव फास्फोरस लिया है जार में। ठीक है, ये एक्सपेरिमेंट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो हम ध्यान से समझेंगे। और दूसरे जार में क्या हुआ था? दूसरे जार में इन्होंने रेडियो एक्टिव सल्फर ले लिया था। सल्फर एक्चुअली बहुत सारे प्रोटीन्स का पार्ट होता है। क्यों? क्योंकि अमीनो एसिड्स जो हैं वो उनमें सल्फर होता है। ठीक है, तो प्रोटीन्स जो हैं, प्रोटीन्स जो हैं यहाँ पे रेडियो एक्टिव है। मतलब कि जो वायरस का कैप्सिड पार्ट था वो प्रोटीन कवर था। ठीक है, प्रोटीन कोड जो है वो इसका कैप्सिड होता है। मतलब इसका प्रोटीन पार्ट जो है वो यहाँ पे रेडियो एक्टिव होगा, न कि जेनेटिक मटेरियल, राइट। तो यहाँ पे क्लियर है, इस वायरस में डीएनए रेडियो एक्टिव हुआ है, इस वायरस में प्रोटीन रेडियो एक्टिव हुआ है। ठीक है, तो उन्होंने इसी आइडिया पे काम किया। अब उन्होंने क्या किया, इस रेडियो एक्टिव वायरस को इन्होंने ई कोलाई में इंजेक्ट करवा दिया। ठीक है, यहाँ पे ये वायरस आया, इसने जेनेटिक मटेरियल अपना डाल दिया। अभी इनको नहीं पता है कि ये जेनेटिक मटेरियल क्या चीज है, ये डीएनए है या प्रोटीन है, वो जानना चाह रहे हैं। क्योंकि अगर यहाँ पे रेडियो एक्टिविटी मिलेगी, अगर हमें बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी मिलेगी, दैट मीन्स कि डीएनए हुआ था ट्रांसफर, राइट। अगर हमें बैक्टीरिया में रेडियो एक्टिविटी नहीं मिलेगी, दैट मीन्स कि प्रोटीन जाता है, प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल, राइट। क्योंकि यहाँ पे हमने जेनेटिक मटेरियल में रेडियो एक्टिविटी नहीं दी है, दैट मीन्स हमारा जो ई कोलाई है वो नॉन रेडियो एक्टिव होना चाहिए, करेक्ट। तो उन्होंने एक बार इसमें करवा दिया ई कोलाई। अब ये दो बैचेस चल रहे हैं इनके एक्सपेरिमेंट के। ठीक है, ये दो सेपरेट बैचेस चल रहे हैं, इसने भी करा दिया इंजेक्ट। ठीक है, इन्फेक्शन हो गया, यहाँ पे कॉपीज बन गई। ठीक है, अब इन्होंने नेक्स्ट क्या किया, इन दोनों को सेंट्रीफ्यूज करा दिया, इसमें कि जो लिक्विड है वो बहुत हाई रोटेशंस पे, बहुत हाई रोटेशंस पे
रोटेट ये करता है, ठीक है, बहुत तेज रोटेट करता है। और उस रोटेशन से क्या होता है, ऊपर एक लिक्विड आ जाता है, ठीक है, ऊपर एक लिक्विड आ जाता है और नीचे मानो जैसे प्रेसिपिटेट होता है ना, मतलब कि हैवी चीज जो है वो नीचे प्रेसिपिटेट कर जाएगी और लिक्विड जो है वो ऊपर आ जाएगा। सुपरनेटेंट कहते हैं इस लिक्विड को, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया, नेक्स्ट में इसको सेंट्रीफ्यूज करा दिया, क्योंकि देखो इसके सरफेस पे तो वायरस है ना, तो उन्होंने सेंट्रीफ्यूज करा दिया। और सेंट्रीफ्यूज से क्या होगा, सेंट्रीफ्यूज से एक ऊपर पार्ट आ गया लिक्विड पार्ट और नीचे आ गया हमारा बैक्टीरिया, मतलब बैक्टीरिया अब अच्छे से इससे सेपरेट हो चुका है, क्योंकि यहाँ पे तो वायरस पार्टिकल्स भी थे ना, तो क्लियर नहीं हो पाएगा अगर हम ऐसे ही सोचेंगे कि बैक्टीरिया में है रेडियो एक्टिविटी या वायरस में है, क्योंकि अभी तो वो मिक्स है। तो उनको सेपरेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट था। तो सेंट्रीफ्यूज से क्या होगा, इकोलाई नीचे आ जाएगा और यहाँ पे जो लिक्विड है ना, इसमें सारा हमारा वायरस आ जाएगा, ठीक है। तो अब इनको चेक करना इजी था कि रेडियो एक्टिविटी किसमें है, उन्होंने सेम यहाँ पे भी किया, ठीक है। यहाँ पे भी इकोलाई नीचे आ गया, लिक्विड में जो है वायरस रहेगा, उसका कैप्सिड पार्ट रह गया, ठीक है। जेनेटिक मटेरियल तो वो दे चुका है। अब जेनेटिक मटेरियल जिसमें गया होगा, जेनेटिक मटेरियल तो ऑफकोर्स दोनों में गया है, लेकिन जिसमें रेडियो एक्टिविटी मिलेगी उसमें पता चलेगा कि अगर रेडियो एक्टिविटी इसमें मिलेगी तो हमारा डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि यहाँ पे हमने डीएनए को रेडियो एक्टिव किया था। अगर यहाँ पे मिलेगी तो हमने यहाँ पे प्रोटीन को रेडियो एक्टिव किया था। तो हुआ क्या, जब इन्होंने चेक किया, ई कोलाई जो है वो रेडियो एक्टिव था, यहाँ पे ई कोलाई जो है वो नॉन रेडियो एक्टिव था, ठीक है, उसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। इससे क्लियर हो गया कि जो ट्रांसफर हुआ था बैक्टीरिया में जो जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर हुआ था दैट इज डीएनए, ठीक है, क्योंकि रेडियो एक्टिव फास्फोरस जो है हमें यहाँ पे मिला, रेडियो एक्टिविटी हमें ई कोलाई में मिली है, ठीक है। और यहाँ पे हमें कंफर्म हो गया कि प्रोटीन जो है वो जेनेटिक मटेरियल नहीं है, क्योंकि ई कोलाई में हमें रेडियो एक्टिविटी नहीं मिली, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, दैट इज डीएनए रेप्लिकेशन। डीएनए को रेप्लिकेट करना है मतलब अपनी कॉपी बनानी, रेप्लिका मीन्स कॉपी, डीएनए को अपनी कॉपी बनानी है फॉर डिवीजन, सो दैट वो डॉटर सेल्स में ट्रांसफर हो सके जेनेटिक मटेरियल, राइट। तो जेनेटिक मटेरियल तो कंफर्म हो गया, अब डीएनए है, तो डीएनए ट्रांसफर हो सके डॉटर सेल में, इसके लिए इसको अपनी कॉपी बनाना इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये कॉपी बनाता कैसे, अब हम ये बात करते हैं। डीएनए जो है वो डबल स्ट्रैंडेड है, ये हमें पता है, राइट। यहाँ पे न्यूक्लियोटाइड बेसिस है एंड इज डबल स्ट्रैंडेड। तो डीएनए का जब रेप्लिकेशन होता है तो ये हमेशा कैसे होता है कि एक न्यू स्ट्रैंड यहाँ बनती है और एक न्यू स्ट्रैंड यहाँ बनती है, मतलब एक इस स्ट्रैंड को देख के बनती है, जिस स्ट्रैंड को के बेसिस पे, जिस स्ट्रैंड को देखकर या जिस स्ट्रैंड के बेसिस पे ये वाली न्यू स्ट्रैंड बनती है उसको बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो ये डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड है और ऑफ कोर्स ये वाली भी अभी टेम्पलेट स्ट्रैंड, राइट। और जो न्यू स्ट्रैंड बनेगी वो इसके बेसिस पे बनेगी, ये वाली न्यू स्ट्रैंड बनेगी इसके बेसिस पे। मतलब हमारा डीएनए जो है वो आधा कंजर्व्ड है, मतलब आधा तो सेम हुआ ना, राइट। आधा कंजर्व्ड है मतलब हाफ कंजर्व्ड है, इसलिए इस रेप्लिकेशन को हम क्या बोलते हैं, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन। तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कैसा डीएनए रेप्लिकेशन होता है, सेमी कंजर्वेटिव डीएनए रेप्लिकेशन, जिसका क्या मतलब है कि पेरेंटल डीएनए जो है वो सेमी कंजर्व्ड है, वो हाफ कंजर्व्ड है, ठीक है, टोटली न्यू नहीं है, वो पेरेंट की कॉपी है, ठीक है। तो ये वाला भी क्या हो गया, सेमी कंजर्वेटिव, राइट। इतना समझ में आया कि डीएनए का रेप्लिकेशन होगा कैसे, ठीक है। इसके प्रोसीजर पे आते हैं कि होता कैसे। तो सबसे पहले हमारे डीएनए को, अगर मुझे यहाँ पे न्यू स्ट्रैंड बनानी है, ठीक है, तो मुझे इस डीएनए को थोड़ा सा ओपन करना पड़ेगा, राइट, सो दैट ये अच्छे से बन सके, ठीक है। और डीएनए को अगर मुझे कहीं से ब्रेक करना है, ठीक है, एक एंजाइम होता है कॉल्ड एज डीएनए ए प्रोटीन, ठीक है। तो जो डीएनए ए प्रोटीन होता है ये क्या करता है, ये डीएनए को ओपन करता है, डीएनए के बेसिस को पुल पुल ऑफ करता है, ऐसे दूर खींचता है दोनों तरफ से, ठीक है। तो ये कहाँ से डीएनए के स्ट्रैंड्स को ओपन करेगा, ये ओपन करेगा जहां पे कि एटी रिच रीजन हो। एटी रिच रीजन मतलब ए और टी बेसिस ज्यादा हो, वहां से ये ओपन करेगा,
क्यों? क्योंकि ए और टी में डबल बॉन्ड्स होते हैं, तो इसके लिए ब्रेक करना ईज़ी है। जी-सी में तो ट्रिपल बॉन्ड है, मतलब इसको और ज़्यादा एनर्जी लगेगी। तो हर सिस्टम अपनी एनर्जी कंज़र्व करना चाहता है, तो ये एटी रिच रीजन यहाँ पे ढूँढेगा, ठीक है? तो मानो कि यहाँ पे ऐसा कोई रीजन है, ठीक है? तो ये डीएनए ए प्रोटीन यहाँ पे जाएगा और यहाँ से इन बेसेस को पुल ऑफ करेगा, ठीक है? यहाँ से भी करेगा, ये भी इसके ऑपोज़िट ही होंगे ना, ए का टी का ए ऐसे, राइट? तो इसको भी ये दूर करेगा, पुल करेगा और उसके बाद क्या होगा, डीएनए ए प्रोटीन सबसे पहले आता है, तो क्या होता है कि ये यहाँ से ओपन करेगा तो कैसा शेप बन जाएगा? ऐसा, ओपन कर दिया, ठीक है? इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं रेप्लिकेशन बबल, कि डीएनए ए प्रोटीन ने रेप्लिकेशन बबल बना दिया, ओके? अब हमें जो समझना है, वो हमें इसका हाफ लेके समझना है, ठीक है? मतलब हम ऐसे प्रोसेस समझेंगे, तो इसको मैं यहाँ पे बना लेती हूँ। अच्छा, जब ये ऐसे हो जाएगा, तो ये दिखेगा कैसे? ये ऐसे दिखेगा, राइट? तो ये फोक टाइप का शेप है ना, तो इसको बोलते हैं रेप्लिकेशन फोक। रेप्लिकेशन बना दिया है डीएनए ए प्रोटीन ने। तो यहाँ पे बेसिस क्या होंगे, ऐसे से कर लेते हैं। ये दो स्ट्रैंड्स हैं डीएनए की, मतलब कि हम इनके डायरेक्शन भी ले लेते हैं। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, ओके? और यहाँ पे क्या है हमारे पास, एटी रिच रीजन, ओके? तो डीएनए ए ने अपना काम कर दिया। अब नेक्स्ट एंजाइम जो आएगा, उसको क्या करना है, उसको यहाँ पे स्ट्रैंड बनानी है, राइट? तो एक सेकंड एंजाइम आता है जिसका नाम है डीएनए पॉलीमरेज। ये जो डीएनए पॉलीमरेज है, इसको हम बोलते हैं डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज। डीएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज से क्या मतलब है कि ये डीएनए को देखकर डीएनए पॉलीमराइज कर रहा है। डीएनए को देखकर डीएनए बना रहा है, तो डीएनए डिपेंडेंट है। डीएनए डिपेंडेंट इसकी वजह से कह रहे हैं कि ये डीएनए पे डिपेंडेंट है और डीएनए पॉलीमरेज कर रहा है, डीएनए को ही बना रहा है, ठीक है? अगर डीएनए पॉलीमरेज आरएनए डिपेंडेंट भी होते हैं, आरएनए को देखकर डीएनए बनाते हैं, तो उनको बोलते हैं आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज, ठीक है? डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज मतलब कि डीएनए को देखकर आरएनए बना, ओके? सो ये डिपेंडेंट से क्या मतलब होता है, जिसको देख के बना। तो ये क्या करता है, ये डीएनए पॉलीमरेज बहुत ही एफिशिएंट एंजाइम है, डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस का सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम है। और ये क्या करता है, इसके कुछ थोड़े से रूल्स होते हैं कि इसको डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए क्या-क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। इसकी कुछ रिक्वायरमेंट्स होती हैं। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं? इसको जो है, ये सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए पे ही काम करता है, ठीक है? तो सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए तो हमारा है ही, राइट? डीएनए ए ने कर दिया है। दूसरी बात कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही काम करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइज़ करता है। मतलब जो डीएनए ये ऐड करेगा, जो न्यूक्लियोटाइड्स ये ऐड करेगा, वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही करेगा, ठीक है? ये इसकी एक्टिविटी है कि ये इसके 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही कर सकता है, उल्टा नहीं कर सकता, ठीक है? तो ये भी हम देखेंगे कैसे होता है। जैसे हम ये जो हम बात कर रहे हैं डीएनए रेप्लिकेशन की, डीएनए रेप्लिकेशन प्रोकैरियोट्स में एंड यूकैरियोट्स में हम सिमिलर पढ़ेंगे, क्योंकि उसमें ज़्यादा चेंजेस नहीं होते, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं होते। तो हम बेसिकली बैक्टीरिया का पढ़ रहे हैं, ठीक है? और ई कोलाई का एग्जाम्पल दिया हुआ है कि ई कोलाई में ये 2000 बेसिस पर सेकंड ऐड करता है। डीएनए पॉलीमरेज ई कोलाई में 2000 बेसिस पर सेकंड ऐड कर सकता है, इसकी इतनी स्पीड है। पूरा रेप्लिकेशन प्रोसेस ये 18 मिनट्स में पूरा कर देता है। मतलब ई कोलाई के जितने भी बेसिस हैं, आई थिंक 4.6 इंटू 10 टू द पावर 8 और 9, यहाँ पे मुझे चेक करना पड़ेगा। मतलब ये इसकी पूरा डीएनए रेप्लिकेशन इसका ये 18 मिनट्स में कर देता है और पर सेकंड ये 2000 बेसिस ऐड कर रहा है। दैट मीन्स कि इसकी इतनी हाई एफिशिएंसी है, ठीक है? इतना हाईली एफिशिएंट एंजाइम है। और यही नहीं, ये अगर कोई गलत न्यूक्लियोटाइड इससे ऐड हो जाए, तो ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी बोलते हैं। प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी मतलब ये प्रूफ रीड भी कर रहा है कि जो मैं लगा रहा हूँ बेस, वो बिल्कुल करेक्ट है,
तो अगर इससे बेस गलत लग जाता है तो उसको करेक्शन भी कर देता है। ठीक है, तो उसको कहेंगे प्रूफ रीडिंग, राइट। अब होता क्या है, स्टार्ट कैसे होगा प्रोसेस। यहाँ पे आ गया हमारा डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज की कंडीशंस क्या है कि उसको सिंगल स्ट्रैंड चाहिए, तो सिंगल स्ट्रैंड तो हो गया। जहां से वो स्टार्ट करेगा प्रोसेस वहां पे डबल स्ट्रैंड चाहिए, राइट। तो डबल स्ट्रैंड करने के लिए यहाँ पे एक डिफरेंट एंजाइम आता है। अच्छा, वन मोर थिंग कि ये दोनों, अब ये डीएनए की स्ट्रैंड्स हैं, इनको दूर दूर किया गया है, लेकिन हमेशा ये बेसिस पास आने की कोशिश करेंगे, मतलब ये वापस डबल स्ट्रैंड होने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और प्रोटीन का फंक्शन होता है, कॉल्ड एज सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन। सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन जो है वो सिंगल स्ट्रैंड पर बाइंड हो जाते हैं और उसको सिंगल स्ट्रैंड ही रखते हैं, वो उसको डबल स्ट्रैंडेड नहीं बनने देते। तो एसएसबीज जो है वो सेकेंडली काम करेंगे, मतलब डीएनए ए ने जब इनको सेपरेट कर दिया, डीएनए को अनकॉइल कर दिया, तो यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन आकर अपना काम करेंगे। ठीक है, उसके बाद हमारा डीएनए पॉलीमरेज आता है और यहाँ पे काम करने के लिए रेडी होता है। तो जैसे डीएनए पॉलीमरेज आता है वो देखता है स्टार्ट करने के लिए, प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए मेरा डबल स्ट्रैंडेड रीजन कहाँ है, उसको मिलता नहीं है, तो एक और एंजाइम आ जाता है जिसका नाम है प्राइमेस। प्राइमेस क्या करेगा, प्राइमेस जो है वो इसके लिए प्राइमर बनाता है। प्राइमर का मतलब है छोटा सा स्ट्रेच। पे जो ये छोटा सा स्ट्रेच बनाता है एक्चुअली में, वो आरएनए का स्ट्रेच बनाता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि आरएनए का ही प्राइमर क्यों बनता है, डीएनए का क्यों नहीं बनता। तो आरएनए प्राइमर जो है वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आरएनए प्राइमर बनना इजी होता है। प्राइमेस दैट मेक्स आरएनए प्राइमर इज इजिली अवेलेबल। ठीक है, डीएनए प्राइमर्स इतना इजिली अवेलेबल नहीं होते हैं। जो डीएनए रेप्लिकेशन प्रोसेस इन विट्रो होते हैं उसमें साइंटिस्ट डीएनए प्राइमर्स यूज करते हैं। ठीक है, बट जनरली नेचुरली क्या होता है, आरएनए प्राइमर्स ही बनते हैं। ठीक है, तो आरएनए प्राइमर ने ये प्राइमर बन आरएनए सॉरी प्राइमेस ने ये आरएनए प्राइमर बना दिया। ठीक है, क्या आरएनए प्राइमर बनेगा, ये आरएनए है, मतलब कि टी की जगह ए, टी की जगह ए की जगह यू, टी की जगह ए, राइट, ऐसा बनाएगा ये। तो ये स्टार्ट करने के लिए डीएनए पॉलीमरेज अपना फंक्शन स्टार्ट कर सके, इसके लिए इसने प्राइमर बना दिया। ओके, अब यहाँ पे डीएनए पॉलीमरेज आएगा और इसके आगे के न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करेगा। मतलब मान लो कि यहाँ पर और क्या था, जी था, जी सी ए ऐसे था। तो ये क्या करेगा, यहाँ पे जी की जगह सी, सी ए यू। ठीक है, तो ये आकर ये डीएनए पॉलीमरेज आकर अपना काम करेगा। ठीक है, अब डीएनए पॉलीमरेज को हम ध्यान से एक बार देखते हैं। इसने ये देखो यहाँ पे इसको डबल स्ट्रैंड दिया, अब ये स्ट्रैंड ये बना रहा है, मतलब ये सिंथेसाइज कहाँ से करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। क्या ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम कर रहा है, यहाँ पे ध्यान से देखते हैं। तो ये 3 प्राइम था, मतलब इसके ऑपोजिट वाला क्या है, 5 प्राइम है। हमने पढ़ा था स्ट्रैंड्स जो है वो एंटी पैरेलल होती है, राइट। ये 5 प्राइम हो गया और ये 3 प्राइम है, मतलब कि ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम काम कर रहा है, राइट। दैट मीन्स कि अगर डीएनए पॉलीमरेज की अगर रीडिंग एक्टिविटी बोला जाए कि ये डीएनए को रीड कहाँ से करता है, तो इसका जो रीडिंग फ्रेम है वो 3 प्राइम टू 5 प्राइम है। क्यों बोल रहे हैं ऐसा, जो ये रीड कर रहा है, ये रीड कैसे कर रहा है, यहां से रीड कर रहा है ना, इस वाली स्ट्रैंड को रीड कर रहा है और इस डायरेक्शन में कर रहा है। मतलब ये डायरेक्शन कैसा है, 3 प्राइम, 3 प्राइम, ठीक है, टू 5 प्राइम, ऐसा ही है, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, राइट। एक बात आप लोगों को और ध्यान देनी है कि जब भी हम डीएनए की स्ट्रैंड की बात करेंगे, देखो ये यहां से हमें अनकॉइल करना है, ऐसे खोल देना है, राइट। तो हमेशा हम इतने ही स्ट्रेच की बात करेंगे जितना डीएनए ओपन है, हम इसकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज कभी भी डबल स्ट्रैंड पे काम नहीं करता है, वो सिंगल स्ट्रैंड पे काम करता है। तो हमेशा जब हम ऐसे बात करेंगे, जब मेरा ये 5 प्राइम है और ये 3 प्राइम है, तो जब भी मैं इसकी बात करूंगी तो हमेशा मैं इसको, ये देखो अगर मुझे यहां से यही काम करना है तो मैं इसको 3 डैश एंड बोलूंगी। ठीक है, जब मेरा डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे आ जाएगा और इसको इस डायरेक्शन में काम करना है, ये बात आप ध्यान से समझ लेंगे, इसको इस डायरेक्शन में काम करना है, मानो यहाँ इतना मेरा फिर से ओपन हो गया, ठीक है, तब इसके लिए ये वाला एंड 5 प्राइम बन जाएगा और ये वाला एंड 3 प्राइम बन जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज जो है वो डबल स्ट्रैंड पे काम नहीं करता। दैट मीन्स कि जब भी मैं डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस की बात करूंगी, जब भी मैं इस स्ट्रैंड की
एंड्स देखूंगी कि 3 प्राइम एंड कौन सा है, 5 प्राइम एंड कौन सा है। जब भी मैं ऐसे बात करूंगी तो मैं कैसे बोलूंगी कि मैं इतना ही देख रही हूँ ना, मैं इतना देख रही हूँ, ये यहाँ पे 5 प्राइम एंड है तो मैं इसको 3 प्राइम एंड मानूंगी। ठीक है, अब देखो ये 3 प्राइम एंड था, मानो ये रेप्लिकेशन बबल जैसा मैंने आपको दिखाया ये 5 प्राइम एंड था, ये 3 प्राइम एंड था, लेकिन मैं यहाँ तक की बात कर रही थी तो मैं इसको 5 प्राइम मानूंगी और यहाँ पे मैं 3 प्राइम मानूंगी। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसके आगे मैंने ये बोला कि जब ये फर्दर ओपन हो गया, अब मानो ये यहाँ तक था और ये इतना ओपन हो गया, ठीक है, सॉरी ये इतना ओपन हो गया, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या था, ये 5 प्राइम था और यहाँ तक 3 प्राइम था। अब मैंने डीएनए को और ओपन कर दिया सो दैट मेरा डीएनए पॉलीमरेज और आगे न्यूक्लियोटाइड बेसिस ऐड कर सके। अब देखो ये 3 प्राइम एंड था, राइट, ये 5 प्राइम था, ये 3 प्राइम था, लेकिन मेरा रेप्लिकेशन यहीं तक हो रहा था तो मैं इसको 3 प्राइम एंड मान रही थी। अब मेरा डीएनए स्ट्रैंड और खुल गया, ठीक है। अब यहां से यहां एक्टिविटी होगी, राइट, यहां से यहां जब डीएनए पॉलीमरेज की एक्टिविटी होगी तो मैं इस एंड को अब 5 प्राइम मानूंगी और ये 3 एंड के पास वाला 3 प्राइम हो जाएगा। फिर से जब ये ओपन होगा तब ये वाला एंड देखो, 3 प्राइम एंड के पास वाले को मैं 3 प्राइम एंड बोलूंगी, 5 प्राइम एंड जहां से आ रहा था तब ये फिर से 5 प्राइम बन जाएगा। इतना रेप्लिकेशन का काम हो रहा है, उसी के रिस्पेक्ट में हम बात करेंगे कि कौन सा एंड है। अब ये एंड क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डीएनए पॉलीमरेज की पूरी एक्टिविटी इस एंड पे ही डिपेंड है। वो हमेशा फ्रेम को रीड करता है 3 टू 5, हमेशा फ्रेम को रीड करता है 3 टू 5, मतलब डीएनए स्ट्रैंड जो है, ये देखो डीएनए को कैसे रीड कर रहा था, ये मेरा 3 डैश एंड है, ये 3 डैश टू 5 डैश एंड रीड कर रहा है, बना रहा है, पॉलीमराइज कर रहा है 5 टू 3 प्राइम, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये पॉलीमराइज कर रहा है, न्यू न्यूक्लियोटाइड्स को ऐड कर रहा है। हमेशा डीएनए पॉलीमरेज 5 प्राइम टू 3 प्राइम पॉलीमराइज करता है, मतलब न्यू न्यूक्लियोटाइड्स ऐड करता है। ये डिफरेंट भाषा में क्वेश्चन आ सकता है, डिफरेंट लैंग्वेज वो दे सकते हैं कि डीएनए पॉलीमरेज कौन से डायरेक्शन में ऐड करता है न्यूक्लियोटाइड बेसिस को, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम करता है, ठीक है। रीड कैसे करता है डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड को, 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड कर रहा है, राइट। अभी एक बात और आप लोगों को याद करनी है, इसलिए ये आप लोग अच्छे से समझ लो, ठीक है। अभी इसने क्या किया है, अभी इसने इतना बनाया, ठीक है। सिमिलरली ये यहाँ पे भी काम करेगा, यहाँ पे कैसे काम करेगा, यहाँ पे क्या है 5 प्राइम, अब देखो यहाँ से स्टार्ट किया है, मतलब यहाँ से इसको ये वाली स्ट्रैंड स्टार्ट करनी चाहिए, करेक्ट। पर क्या ये यहाँ से स्टार्ट कर पाएगा, ये रीड करता है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, पर यहाँ पे क्या है 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अगर मैं इतने भी स्ट्रैंड की बात कर रही हूँ यहाँ से यहाँ तक की, ये 5 प्राइम है, मतलब कि ये मेरा एंड 3 प्राइम है, करेक्ट। 3 प्राइम के पास वाली 3 प्राइम लिया है मैंने, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम क्या ये रीड करता है, नहीं। 3 प्राइम टू 5 प्राइम बनेगी ये स्ट्रैंड, क्या ये पॉलीमराइज करेगा, नहीं, मतलब कि ये यहाँ से स्टार्ट करेगा प्रोसेस में। दूसरी स्ट्रैंड के लिए हमारा डीएनए पॉलीमरेज यहाँ से स्टार्ट करेगा। अब ये यहाँ से स्टार्ट कैसे करेगा, मतलब कि यहाँ पे फिर से इसको प्राइमर चाहिए, राइट, मतलब कि यहाँ पे फिर से प्राइमेस आएगा, करेक्ट। प्राइमेस आएगा, प्राइमर लगाएगा और उसके बाद मेरा डीएनए पॉलीमरेज जो है अपने क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स लगाएगा, करेक्ट। तो आप लोगों को ये सब याद रखना है। और दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि ये प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी करता है, तो प्रूफ रीडिंग एक्टिविटी जो होती है उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है वो हमेशा होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ये कैसे होती है, देखो ये यहाँ से ऐड करता जा रहा है और एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी जो है वो पीछे की तरफ होती है, मतलब अगर मेरा डीएनए पॉलीमरेज यहाँ पे है तो वो पीछे की तरफ उसको करनी है, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम हो गया ना, वो यहाँ पे है, मानो वो यहाँ पर है, यहाँ पे था ना, यहाँ पे है, तो ये एंड तो 3 प्राइम है ना, 5 प्राइम टू 3 प्राइम बना रहा है, मतलब अगर प्रूफ रीडिंग करेगा तो वो इस डायरेक्शन में करेगा ना, तो 3 प्राइम टू 5 प्राइम जो है वो बोला जाता है एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। एक्सोन्यूक्लियस का मतलब है कि न्यूक्लिक एसिड को कट करना, ठीक है, तो उसको बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। तो ये गलत बेस को हटा देता है, कट कर देता है और करेक्ट बेस को ऐड कर देता है, ठीक है, तो उस एक्टिविटी को बोलते हैं एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी। और डीएनए पॉलीमरेज की एक्सोन्यूक्लियस एक्टिविटी होती है 3 प्राइम टू 5 प्राइम, करेक्ट। तो जहां पे भी रेप्लिकेशन स्टार्ट होता है उसको कहते हैं ओआरआई साइट और ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। अब देखो हमने कहां तक कर लिया है कि डीएनए पॉलीमरेज जो है वो बेसिस ऐड करता जाएगा, राइट। और उसके आगे हमने ये देखा था ये रेप्लिकेशन फोक तक काम हो गया, ठीक है, रेप्लिकेशन फोक तक मानो कि डीएनए पॉलीमरेज 3 ने अपने न्यूक्लियोटाइड्स ऐड कर दिए। यहाँ पे कैसे ऐड किया था, ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड है, राइट, हम इसी को लेके चल रहे हैं।
ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम था, तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम स्ट्रैंड है, राइट? इतना समझ में आ रहा है? अभी हम इसको नहीं कंसिडर कर रहे हैं, इतना ही पार्ट कर रहे हैं कंसिडर। तो मैंने आपको बताया ये एंड्स कैसे लेने हैं, राइट? तो ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, मतलब कि जो रीडिंग है वो ऐसे होगी। 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही बेसिस ऐड करता है, मतलब ये यहां से ऐसे करेगा। क्या इस स्ट्रैंड में यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन खत्म हो गया? देखो ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम चल रहा है, ये ध्यान से देख लो आप। ये 5 प्राइम टू 3 प्राइम चल रहा है, तो ये आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। डीएनए की स्ट्रैंड्स और आगे खुली, यहाँ पे हमने खोला था इसको, राइट? ये हमने खोला इसको, तो डीएनए की स्ट्रैंड्स जब आगे ओपन हुई, मैं क्या बोल रही हूँ, ये हमारा रेप्लिकेशन फोर्क था, ठीक है? ये था हमारा 5 प्राइम, ये था 3 प्राइम, अभी मैं इतना ही मान रही हूँ, ठीक है? और ये था 3 प्राइम, ये था 5 प्राइम, ठीक है? प्राइमेस ने यहाँ पे दिया था प्राइमर, और इसके आगे डीएनए पॉलीमरेज 3 ने एंजाइम ऐड करना, वो बेसिस ऐड करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है? अब देखो वो कर इसी में रहा है ना, मैंने एंड्स शायद गलत ले लिए, एक मिनट। ये हमने 3 प्राइम एंड लिया था, ये 5 प्राइम लिया था, ठीक है? तो सेम ले लेते हैं, ये वाला क्या हो जाएगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, ठीक है? इतना है। डीएनए पॉलीमरेज 3 क्या करता है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम करता है, ठीक है? अब जब ये स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम है, जो बनेगी उसका ये 5 प्राइम हो गया ना, इज इट करेक्ट? तो डीएनए पॉलीमरेज 3 यहाँ पे बेसिस ऐड कर रहे हैं, राइट? अब वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम कर रहे हैं, मतलब कि वो आगे जा सकता है जब ये वाला खुलेगा, जब ये वाला और ओपन हो गया, ठीक है? ये भी ओपन हो गया, मानो ये ऐसे था, ये वाले भी ओपन हो गया। क्या डीएनए पॉलीमरेज 3 यहां से आगे ऐड कर सकता है? ये 5 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, राइट? मतलब कि ये आगे कंटिन्यू कर सकता है बेसिस ऐड करना, इज इट करेक्ट? क्या ये बात समझ में आ रही है आप लोगों को? मैं फिर से लिख दे रही हूँ यहाँ पे बेसिस, TGCA ऐसे, ठीक है? तो ये ऐड करता जाएगा TTACGT, ठीक है? क्या ये रेप्लिकेशन अगर खुलती जाए, ठीक है? ये खुलती कैसे है, यहाँ पे एक एंजाइम आता है इसको फर्दर खोलने के लिए। देखो डीएनए ए प्रोटीन सिर्फ क्या कर सकता था, डीएनए ए प्रोटीन एटी रिच रीजन को ओपन कर सकता था, ठीक है? सो एज कि हमारा डीएनए पॉलीमरेज 3 आकर बेसिस ऐड कर दे। यहाँ पे इसको फर्दर ओपन करने के लिए फिर से कोई एंजाइम चाहिए होगा, तो वो हमारा एंजाइम होता है हेलिकेस। हेलिकेस अनकॉइलिंग कर सकता है, कॉइल्ड डीएनए को खोल सकता है, ठीक है? तो हेलिकेस आकर इसको और खोल देता है, और यहाँ पे फिर से उसको बेसिस मिल गए, ठीक है? तो डीएनए पॉलीमरेज 3 मतलब यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा है प्रोसेस, यहाँ TCA जो भी है वो यहाँ पे कंटिन्यू कर, ठीक है? अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाली स्ट्रैंड कौन सी थी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम, क्या मैंने इतना करेक्ट लिखा है? ठीक है? ये क्या करेगा, इसने कैसे स्टार्ट किया था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम ये बना सकता है, यहां से यहां ये रीडिंग कर सकता है डीएनए पॉलीमरेज 3, और यहां से यहां बेसिस ऐड कर सकता है, मतलब ये यहां से शुरू कर रहा है, प्राइमर आया था यहाँ पे और डीएनए पॉलीमरेज 3 ने यहाँ पे बेसिस ऐड कर दिए, करेक्ट? तो यहाँ पे आकर क्या डीएनए रेप्लिकेशन एंड नहीं हो जाएगा? उसको बनाना तो इधर है ना, उसको बेसिस यहाँ ऐड करने हैं, इसके आगे तो नहीं करने ना, यहाँ तो हमने उसको दिया था कि यहाँ पे अपना काम वो कर सके, क्योंकि वो रेप्लिकेशन को 5 प्राइम टू 3 प्राइम करता है, इसलिए प्राइमर इधर लगा था, करेक्ट? तो क्या वापस जाने के टाइम, अब देखो इसको यहां से आगे बढ़ना है, ठीक है? ये क्या एंड है, ये 3 प्राइम था, अब यहाँ पे 3 प्राइम है, क्या इसके रिस्पेक्ट में इसको मैं 5 प्राइम बोल सकती हूँ? यही मैंने आपको बात समझाई थी कि जब भी हम आगे जाएंगे तो हम फिर से दो एंड्स को कंपेयर करें। अब जब ये ऑलरेडी 3 प्राइम है ना, ये तो ये वाला मेन स्ट्रैंड चल रही है 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाली, मतलब ये तो चेंज नहीं हो सकता, राइट? तो मतलब मैं इसके रिस्पेक्ट में जब इस वाले को देखूंगी, अब ये 3 प्राइम नहीं है, अब मैं इतने की बात कर रही हूँ, अब मैं इसकी बात नहीं कर रही हूँ, अब मैं इसकी बात कर, करेक्ट? तो ये 3 प्राइम हो जाएगा और ये वाला 5 प्राइम एंड बन जाएगा, राइट? अब ये कैसे करेगा काम, अब फिर से इसको यहां से करनी है, मतलब ये 3 प्राइम टू 5 प्राइम रीड करना है, तो 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसको ऐड करना है, इज इट करेक्ट?
और अगर 5 प्राइम टू 3 प्राइम इसको ऐड करना है तो क्या यहाँ पे इसको फिर से प्राइमर नहीं चाहिए होगा? मतलब कि दूसरी स्ट्रैंड के लिए इसको फिर से प्राइमर चाहिए। तो यहाँ पे फिर से प्राइमेस एंजाइम आएगा और फिर से बेसिस को ऐड करेगा। ठीक है? ये जो हमारी एंटी पैरेलल नेचर है डीएनए का, जो दूसरी स्ट्रैंड 3 प्राइम टू 5 प्राइम वाली है ना, उसमें यही होता है। ठीक है? उसमें बार-बार देखो फिर से ये यहाँ पे करेगा, यहीं तक कर सकता है। यहाँ के आगे तो डीएनए रेप्लिकेशन हो चुका है। मतलब फिर से जब ये आगे कंटिन्यू करेगा और डीएनए का एंड पार्ट क्या है? ये 3 प्राइम है ना, मतलब फिर से ये इसके रिस्पेक्ट में 5 प्राइम बन गया। फिर से यहाँ पे प्राइमर आ गया और यहाँ पे बेसिस ऐड होते गए और यहाँ पे कंटिन्यू चल रहा है प्रोसेस। ठीक है? तो इस रेप्लिकेशन को, इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं कंटिन्यूअस रेप्लिकेशन हो रहा है एक स्ट्रैंड में। इस रेप्लिकेशन को बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। ठीक है? क्योंकि ये स्ट्रैंड बनती जा रही है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, राइट? ये कर बनाती जा रहा है, यहाँ बनते जा रहे हैं बेसिस, तो इसको बोलते हैं लीडिंग स्ट्रैंड, कि ये स्ट्रैंड लीड कर रही है। ठीक है? यहाँ पे बार बार प्राइमर की जरूरत पड़ रही है, दैट मीन्स ये इससे थोड़ी सी लेग बिहाइंड है, तो मतलब इसको बोलते हैं लेगिंग स्ट्रैंड। ठीक है? हर छोटा छोटा फ्रेगमेंट्स में बना रहा है ये रेप्लिकेशन कैसे कर रहा है? फ्रेगमेंट्स में। ये एक फ्रेगमेंट है, ये एक फ्रेगमेंट है, ये वाला एक फ्रेगमेंट था, राइट? इन फ्रेगमेंट्स को बोलते हैं ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। इन फ्रेगमेंट्स को मतलब प्राइमर प्लस बेसिस, इनको बोलते हैं प्राइमर प्लस डीएनए को ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट उनके नेम पे है। ठीक है? ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स। मतलब कि ये बहुत सारे ओकाजाकी फ्रेगमेंट्स बन जाते हैं लेगिंग स्ट्रैंड में, राइट? तो रेप्लिकेशन कैसा चल रहा है? एक स्ट्रैंड में, सॉरी, एक स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस चल रहा है और एक स्ट्रैंड में डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन चल रहा है, राइट? एक है लीडिंग स्ट्रैंड और एक है लेगिंग स्ट्रैंड। तो आपको इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है, कि एक लीडिंग स्ट्रैंड है और एक जो है वो लेगिंग स्ट्रैंड है। डीएनए रेप्लिकेशन कैसा होता है? एक स्ट्रैंड में कंटिन्यूअस होता है और एक में डिसकंटिन्यूअस रेप्लिकेशन। ठीक है? अब फाइनली क्या होगा? देखो, ये जो फ्रेगमेंट्स हैं ये टूट टूट के बन रहे हैं, मतलब ये हर जगह थोड़ा थोड़ा सा बेसिस छोड़ रहे हैं, राइट? क्योंकि प्राइमर आएगा फिर ये ऐड करेगा, मतलब कि ये जब फ्रेगमेंट्स में बन रहा है तो यहाँ पे प्रॉब्लम होती है। जब ये लेगिंग स्ट्रैंड बनेगी तो यहाँ पे हमेशा कुछ बेसिस की प्रॉब्लम हो जाएगी। कुछ बेसिस जो हैं वो शॉर्टन, डीएनए जो है दैट गोज शॉर्टेंड ऑफ सम बेसिस। कुछ बेसिस हमेशा कम पड़ जाते हैं। ठीक है? अब ये कुछ बेसिस जब कम पड़ जाते हैं ना, इसको बोलते हैं टीलोमियर शॉर्टनिंग। टीलोमियर शॉर्टनिंग से मतलब है कि एंड्स ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो शॉर्ट हो गए। ठीक है? अभी के लिए हमने क्या क्या पढ़ लिया कि ओकाजाकी फ्रेगमेंट बना और हमारे डीएनए पॉलीमरेज ने फाइनली पूरा डीएनए रेप्लिकेट कर लिया। ठीक है? अब आगे बात करते हैं। अब क्या होगा? देखो, ये तो हमारी कंटिन्यूअस बन गई, मानो ये वाली स्ट्रैंड ऐसे रेडी होगी। ठीक है? ये स्ट्रैंड कैसी है? ये ऐसी है, राइट? अब क्या होगा? अब डीएनए पॉलीमरेज 1 आएगा, डीएनए पॉलीमरेज 1 एक दूसरा एंजाइम आएगा। वो क्या करेगा? वो इन प्राइमर्स को रिमूव करेगा। ठीक है? वो इन प्राइमर्स को रिमूव करेगा और प्राइमर के कॉम्प्लीमेंट्री, प्राइमर हटाएगा तो यहाँ पे तो कुछ बेसिस है ना डीएनए के स्ट्रैंड के, उसके कॉम्प्लीमेंट्री वो बेसिस लगा देगा। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, अगर यहाँ पे मेरे बेसिस थे ए टी टी जी ऐसा था। ठीक है? आरएनए प्राइमर में क्या लगा हुआ था? यू ए, राइट? ऐसे लगा हुआ था, टी का ए, जी का सी। तो ये यहाँ पे आरएनए प्राइमर के बेसिस हटाएगा और इसको देखकर डीएनए के लगा देगा। मतलब यू की जगह यहाँ पे टी आ जाएगा, बाकी तो सेम ही रहेगा, राइट? तो बस ये आरएनए प्राइमर को हटा के अपनी बेसिस लगाता जाता है। ठीक है? अब क्या होगा? देखो, इसने बेसिस तो लगा दिए, हर बार इसने प्राइमर को हटाया और यहाँ पे इसने बेसिस लगा दिए। ये बेस लग गया, यहाँ पे बेस लग गया। ठीक है? अब यहाँ पे जो डीएनए के छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स फिर से बने हैं, उनको आपस में ज्वाइन भी तो होना पड़ेगा ना। हमारी स्ट्रैंड कैसी दिख रही है? हमारी स्ट्रैंड ऐसी दिख रही है। ठीक है? सो इन डीएनए के फ्रेगमेंट्स को
ज्वाइन करने के लिए लास्ट हमारा एंजाइम आएगा डीएनए लाइगेस। लाइगेस आपको नाम से ही एंजाइम का फंक्शन भी याद रहता है। लाइगेस एंजाइम, जहां पे भी आप ये वर्ड सुनेंगे, लाइगेस मीन्स कि ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, हमेशा ये बॉन्ड्स बनाता है और डीएनए के बेसिस को ज्वाइन कर देता है। ठीक है, तो ये हमारा फाइनल एंजाइम आता है, वो पूरे डीएनए को रेप्लिकेट कर देता है, मतलब डीएनए को पूरे को ज्वाइन कर देता है। सो रेप्लिकेशन इज कंप्लीट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, डीएनए पॉलीमरेज 3 का आपको फंक्शन समझ में आ गया कि उसने बेसिस ऐड किए। अब डीएनए पॉलीमरेज 1 आता है, प्राइमर को रिमूव करता है और यहाँ पे बेसिस को ऐड कर रहा है। ठीक है, जब वो बेसिस को ऐड कर रहा है तो यहाँ पे ऐसे फ्रेगमेंट्स बन जाएंगे, मतलब प्राइमर हटा रहा है और डीएनए बना रहा है। तो ये टूटा टूटा सा डीएनए है ना, इस टूटे हुए डीएनए को ज्वाइन करने के लिए डीएनए लाइगेस आता है और डीएनए के बेसिस को आपस में ज्वाइन कर देता है, क्योंकि ये ज्वाइनिंग के लिए है। ठीक है, मतलब एक्चुअली में ये क्या कर रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स बना रहा है उसके बीच में, राइट। जो भी डीएनए के बेसिस हैं उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड्स बनाकर उसको कंप्लीट कर रहा है, डीएनए को ज्वाइन कर रहा है। ठीक है, सो ये हमारा डीएनए रेप्लिकेशन कंप्लीट हो गया। अभी हम बात करेंगे कि डीएनए रेप्लिकेशन में प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में क्या डिफरेंसेस हैं। ठीक है, ज्यादा डिफरेंसेस नहीं है, बट थोड़े हैं डिफरेंसेस और वो इंपॉर्टेंट। ठीक है, सबसे पहली बात, ये आप मुझे बताओगे, सेल चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन कहाँ पे होगा? प्रोकैरियोट्स में डीएनए रेप्लिकेशन सेल के अंदर कहाँ पर होगा? प्रोकैरियोट्स में डीएनए कहाँ पे होता है? बैक्टीरिया में मैंने अभी बताया कि ये डीएनए है, तो ये डीएनए कहाँ पे होता है? बैक्टीरिया में न्यूक्लियस नहीं है, मतलब डीएनए ही फ्री है साइटोप्लाज्म में। दैट मीन्स कि डीएनए का रेप्लिकेशन भी साइटोप्लाज्म में ही होगा। ठीक है, तो प्रोकैरियोट्स में माना जाता है कि डीएनए रेप्लिकेशन होता है साइटोप्लाज्म में, और यूकैरियोट्स में क्योंकि न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है, तो ये कहाँ पे प्रोसेस होता है? न्यूक्लियस में। सेकेंड थिंग, जो हमने ओआरआई साइट की बात की थी कि ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन होती है, वो प्रोकैरियोट्स में सिंगल होती है, मतलब आइदर 1 और 2, 2 मैक्स। ठीक है, ज्यादातर सिंगल ओआरआई साइट होती है, और यूकैरियोट्स में मल्टीपल ओआरआई साइट्स होती है, मल्टीपल ओआरआई साइट्स। अब ये तो बहुत क्लियर है क्योंकि इसका लीनियर डीएनए है, इसको बार बार देखना पड़ेगा कि मैं कहाँ से स्टार्ट करूं। मतलब प्राइमर तो एक्चुअली में वहीं लगेगा ना जहां एटी रिच रीजन होगा, राइट। मतलब ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन मल्टीपल है यहाँ पर, और यहाँ पर कुछ नहीं करना है, एक बार सर्कुलर है, एक बार स्टार्ट करना है और प्रोसेस कंटिन्यू होता जाएगा। ठीक है, इसलिए ही इसका जो प्रोसेस है, जो रेप्लिकेशन होता है प्रोकैरियोट्स में, वो बहुत फास्ट होता है। ठीक है, और यहाँ पे रेप्लिकेशन लेगिंग स्ट्रैंड की वजह से काफी स्लो होता है। करेक्ट। नेक्स्ट थिंग, कि जो इनमें रेप्लिकेशन होता है उसको सिग्मा रेप्लिकेशन, उसके शेप की वजह से सिग्मा रेप्लिकेशन, और एक और नाम बोलते हैं इसको रोलिंग, रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म। सर्कल के शेप में है और रोल हो के रेप्लिकेशन हो रहा है, तो रोलिंग सर्कल मैकेनिज्म डीएनए रेप्लिकेशन बोला जाता है इसको। ठीक है, और इसके रेप्लिकेशन को क्या बोलते हैं? इसके रेप्लिकेशन को बोलते हैं हम लीनियर डीएनए रेप्लिकेशन। ओके, नेक्स्ट थिंग, कि यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है, क्योंकि डीएनए यूकैरियोट्स में कैसा था? हाईली कंडेंस्ड था, क्रोमोसोम के फॉर्म में हाईली कंडेंस्ड डीएनए है, तो हाईली कंडेंस्ड डीएनए को अनकॉइल भी करना पड़ेगा। अनकॉइल नहीं कह सकते, अनरैप करना पड़ेगा। हमने ये पढ़ा है ना, वो हाईली रैप्ड है, हिस्टोन प्रोटीन्स के अराउंड बहुत टाइटली रैप्ड है। मतलब डीएनए रेप्लिकेशन के लिए प्री एंड पोस्ट रेप्लिकेशन मैकेनिज्म होते हैं यूकैरियोट्स, राइट, क्योंकि इनका डीएनए हाईली कंडेंस्ड है। यहाँ पे बैक्टीरिया में हमें प्री पोस्ट जैसा कुछ नहीं चाहिए, नो प्री पोस्ट रेप्लिकेशन मैकेनिज्म्स आर नीडेड। ठीक है, इसमें प्री पोस्ट जैसा कुछ नहीं चाहिए, राइट। और क्या डिफरेंस हो सकता है? अच्छा, इसमें एक एंजाइम होता है, दैट इज डीएनए गाइरेस। बैक्टीरियल रेप्लिकेशन में डीएनए गाइरेस की जरूरत पड़ती है, जबकि यहाँ पर कोई डीएनए गाइरेस नहीं चाहिए। क्या करता है डीएनए गाइरेस, मैं आपको ये बताऊंगी। इसमें नो डीएनए गाइरेस नीडेड। ठीक है, यहाँ पे डीएनए
गायरेस इज नीडेड। बैक्टीरिया का जो डीएनए है सर्कुलर शेप है, मतलब दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री तो हैं, राइट, डबल स्ट्रैंडेड है तो दोनों स्ट्रैंड्स कॉम्प्लीमेंट्री तो हैं, राइट। तो यहाँ पे भी डीएनए जो है वो बार बार कॉइल होने की कोशिश करता है, मतलब इसको थोड़ा सा ऐसे रेप्लिकेशन बबल बनाया है इसका, और ये फिर से पास आने की कोशिश करेगा, ठीक है। तो जैसे डीएनए में हमने वो पढ़ा था ना, सिंगल स्ट्रैंडेड बाइंडिंग प्रोटीन्स, यहाँ पे सिंगल स्ट्रैंडेड नहीं चाहिए हमें यहाँ, क्योंकि वो लीनियर था तो हमें उसको सिंगल स्ट्रैंडेड पे वो बाइंड हो जा रहा था। यहाँ पे ये सर्कुलर है, बार बार सिर्फ रेप्लिकेशन बबल बन रहा है, तो इस रेप्लिकेशन बबल की अनकॉइलिंग रहने के लिए, मतलब ये सुपर कॉइलिंग फॉर्म में होता है, ये वाला सुपर कॉइलिंग फॉर्म में होता है, तो इसको डीएनए रेप्लिकेशन करने के लिए अनकॉइल्ड रहना पड़ता है, थोड़ा सा रिलैक्स रहना पड़ता है कि ये बेसिस जो है रिलैक्स्ड रहे। इसके रिलैक्स्ड पोजीशन के लिए हमें डीएनए गायरेस चाहिए। डीएनए गायरेस इसकी टेंशन कम करता है, डीएनए स्ट्रैंड्स की टेंशन कम करता है, उसको रिलैक्स्ड फॉर्म में रखता है, मतलब अनकॉइल्ड रखता है, सो दैट डीएनए रेप्लिकेशन आराम से हो सके, ठीक है। डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पे आराम से हो सके, ठीक है। क्योंकि देखो अगर ये ज्यादा कॉइल होगा और डीएनए रेप्लिकेशन चल रही है तो डीएनए एक्चुअली में ब्रेक कर सकता है, ब्रेकेज हो सकती है डीएनए में, टूट सकता है, मतलब फिर से उसमें फ्रेगमेंट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो जिसकी वजह से वहां पे म्यूटेशन के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। तो डीएनए ब्रेकेज को प्रिवेंट करने के लिए, डीएनए ब्रेकेज ना हो इसके लिए डीएनए गायरेस की जरूरत होती है, ठीक है। तो ये फंक्शन है डीएनए गायरेस का, और डीएनए गायरेस जो है वो सिर्फ प्रोकैरियोट्स में नीडेड होता है, ठीक है, नॉट इन यूकैरियोट्स, ठीक है। एक और बात है कि डीएनए रेप्लिकेशन यहाँ पर जो ये फ्रेगमेंट्स बनते हैं यहाँ पे, वो अराउंड 200 बेस पेयर्स के बनते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जो डीएनए रेप्लिकेशन हो रहा होता है वो काफी बड़ी बड़ी लेंथ में हो जाता है एक साथ, मतलब जो रेप्लिकेशन बबल बनता है ना वो काफी बड़ा बड़ा काम हो सकता है, क्योंकि उसे कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, उसे वो नहीं देखना है, 5 प्राइम टू 3 प्राइम एंड्स नहीं देखना है, राइट। तो इसलिए यहाँ पे रेप्लिकेशन ज्यादा बेसिस का एक साथ हो सकता है, कितने बेसिस का, अराउंड 2000 बेस पेयर्स का, जो हमने जैसे इकोलाई में पढ़ा था ना कि 2000 बेस पेयर्स पर सेकेंड ऐड कर सकता है डीएनए पॉलीमरेज। तो यही वो लेंथ है कि ये डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो इतने बेस पेयर्स का इजिली एक बार में हो जाता है, जबकि यहाँ पर अराउंड 200 बेस पेयर्स का ही होता है, ठीक है। उसके बाद टूट जाता है, फिर से प्राइमेस आता है, फिर से होता है रेप्लिकेशन, ठीक है। तो अब हम नेक्स्ट प्रोसेस पढ़ने वाले हैं, दैट इज डीएनए ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन का क्या मतलब है कि डीएनए से आरएनए बन रहा है, ठीक है। डीएनए से आरएनए क्यों बन रहा है, क्योंकि प्रोटीन बनाना है आरएनए को, ओके। देखो इसमें भी डीएनए की एक ही स्ट्रैंड से आरएनए बनता है। अब यहाँ पे ऐसे नहीं हो रहा है कि ये भी स्ट्रैंड बना रही है और ये भी स्ट्रैंड बना रही है एक साथ, ऐसा नहीं, एक ही स्ट्रैंड से एक टाइम पर, ठीक है, एक ही स्ट्रैंड से एक टाइम पे डीएनए की एक स्ट्रैंड से एक टाइम पे आरएनए बनेगा। अभी मैं कुछ सिर्फ आपको बेसिक्स समझा रही हूँ, कुछ बेसिक्स पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद प्रोसेस पे आएंगे, ठीक है। डीएनए पूरा का पूरा आरएनए नहीं बनाता है, डीएनए का जो पार्ट आरएनए बनाता है उसको बोलते हैं जीन, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जीन की डेफिनेशन क्या है, द पार्ट ऑफ डीएनए दैट मेक्स अ कंप्लीट प्रोटीन। तो मैं इसको इनडायरेक्टली ऐसे बोल सकती हूँ ना, डीएनए के पार्ट से आरएनए बन रहा है, आरएनए प्रोटीन बना रहा है, और जो डीएनए का पार्ट आरएनए बनाता है उसको कहते हैं जीन, मतलब जीन डीएनए का वो पार्ट है जो कंप्लीट प्रोटीन बनाता है, करेक्ट। तो हमें क्या याद रखना है, एक ही स्ट्रैंड बनाती है और जीन बनाती है, दैट मीन्स कि यहाँ पर अगर मेरा ये पूरा डीएनए है तो मान लो ये जीन के छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ठीक है, ये एक जीन है, ये दूसरा जीन है, ये तीसरा जीन है, करेक्ट। अब जिस डीएनए के स्ट्रैंड से आरएनए बनता है, ठीक है, ये मेरा डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है, जिस टाइम पे, मतलब मानो अभी मेरा ये वाले स्ट्रैंड का जीन आरएनए बना रहा है, तो मैं उस टाइम पे इस स्ट्रैंड को बोलूंगी टेम्पलेट स्ट्रैंड, डीएनए का टेम्पलेट स्ट्रैंड है जिससे कि आरएनए बन रहा है। इसी प्रोसेस को हम ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, डीएनए से आरएनए बनना ट्रांसक्रिप्शन होता है। कुछ वायरसेस में, ठीक है, बहुत कुछ, मतलब बहुत ही रेयर ऑर्गेनिजम्स में और वायरसेस में ऑफ कोर्स
कुछ वायरसेस में आरएनए से डीएनए बनता है। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए होता है ट्रांसक्रिप्शन, और आरएनए से डीएनए होता है रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। ओके, एक बात ये इंपॉर्टेंट, अब क्या हम बोल रहे थे कि ये टेम्पलेट स्ट्रैंड है ना, ये जो डीएनए से जो जीन डीएनए से आरएनए बनाएगी, जो पार्ट एक्चुअली जीन का डीएनए से आरएनए बनाता है, इसको इस पूरे जीन को बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, ये क्या है? स्ट्रक्चरल जीन। और आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि एक टाइम पे डीएनए के दोनों स्ट्रैंड्स आरएनए नहीं बना सकते। ऐसा क्यों होगा? मानो कि ये भी आरएनए बना रहा है और ये भी आरएनए बना रहा है। ठीक है, एक बात तो ये कि अगर आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो गया, अगर मैं दोनों से बनवाऊंगी तो आरएनए डबल स्ट्रैंडेड हो गया ना, तो अगर डबल स्ट्रैंडेड आरएनए हो गया तो डबल स्ट्रैंडेड आरएनए कभी प्रोटीन नहीं बना सकता। डबल स्ट्रैंडेड आरएनए से प्रोटीन नहीं बनता। ठीक है, और अगर ये आरएनए यहाँ पे डबल स्ट्रैंडेड क्यों नहीं होता है? दोनों स्ट्रैंड्स जो हैं वो एक टाइम पे आरएनए को नहीं बना सकती क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री हो जाएगा, राइट? और अगर डबल स्ट्रैंडेड बना तो वो प्रोटीन नहीं बनता है। ठीक है, तो नेचर ने एक्चुअली ऐसा किया है कि एक टाइम पे एक ही स्ट्रैंड हमारी डीएनए से आरएनए बने। तो ये थे कुछ बेसिक्स। अब इसमें हम आगे चलते हैं। इसमें जो हमारा एंजाइम काम करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? देखो, आरएनए डीएनए से आरएनए बना रहा है, डीएनए को देख के वो आरएनए बना रहा है, तो उसको बोलेंगे डीएनए डिपेंडेंट डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे डीएनए बना लेते हैं। ये मेरी डीएनए की टेम्पलेट स्ट्रैंड है, ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए है। ये मान लो हमारा स्ट्रक्चरल जीन है। ठीक है, ये स्ट्रक्चरल जीन है। और क्या ये वाला एंजाइम आएगा। ठीक है, तो ये एंजाइम बेसिकली कहाँ पे स्टार्ट करेगा प्रोसेस? डीएनए का ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस जो है वो 3 स्टेप्स में डिवाइडेड। ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज इनिशिएशन, सेकंड स्टेप को बोलते हैं हम इलोंगेशन, एंड थर्ड होता है ट्रांस सॉरी टर्मिनेशन। टर्मिनेशन, ठीक है, टर्मिनेट करना मतलब स्टॉप करना, है ना? तो टर्मिनेशन। इनिशिएशन मतलब स्टार्ट करना, इलोंगेट कर रहा है मतलब कि ऐड कर रहा है बेसिस, राइट? तो अब क्या होता है, ये स्ट्रक्चरल जीन है, तो मानो यहाँ पे मैं बेसिस ऐड कर देती हूँ। ठीक है, कुछ भी बेसिस है, यहाँ पे डीएनए है हमारा, तो हम बेसिस लगा देते हैं, टी जी जी सी ए। ठीक है, अब क्या होगा, जिस स्ट्रैंड से डीएनए बनता आरएनए बनता है, मानो यहाँ पे आरएनए बनता है ना, जिस स्ट्रैंड से बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? टेम्पलेट बोलते हैं। अब इसके दूसरे भी नाम है, इसको टेम्पलेट स्ट्रैंड बोलते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? नॉन टेम्पलेट, है ना? इस स्ट्रैंड को हम सेंस स्ट्रैंड भी बोलते हैं, क्योंकि सेंस ना, इसका कुछ सेंस है कि ये आरएनए बना रही है, ये तो कोई काम नहीं कर रही, इसलिए हम इसको एंटी सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं। एंटी सेंस स्ट्रैंड। ठीक है, इसका एक नाम उल्टा है, वो हमें याद करना है। नॉन टेम्पलेट है, एंटी सेंस है, इतना तो समझ में आ रहा है, लेकिन इसका एक नाम है कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड बोलते हैं, और इसको क्या बोल देंगे? इसको एंटी कोडिंग कह देंगे। एंटी कोडिंग नहीं होता है, नॉन कोडिंग होता है, नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, तो ये नाम कुछ आपको याद रखने हैं कि टेम्पलेट स्ट्रैंड को ही सेंस स्ट्रैंड बोलते हैं और नॉन कोडिंग स्ट्रैंड। ठीक है, अब देखो क्या होता है, इसके एंड्स ले लेते हैं, 3 प्राइम, 5 प्राइम, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम। ठीक है, ऐसा ले लेते हैं। डीएनए पॉलीमरेज जब यहाँ पे प्रोसेस स्टार्ट करने आएगा तो उसको भी कुछ सीक्वेंस चाहिए इनिशिएट करने के लिए प्रोसेस। ठीक है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा था कि जो ये पॉलीमरेज एंजाइम होते हैं वो एक्चुअली में बेसिस ऐड कर सकते हैं, पर इनको ये नहीं पता कि हमें इनिशिएट कहाँ करना है, तो इनको कुछ चाहिए है इनिशिएट करने के लिए, प्रोसेस स्टार्ट करने के लिए इनको कुछ चाहिए। तो यहाँ पे ना एक सीक्वेंस होता है, एक इंपॉर्टेंट सा सीक्वेंस होता है, कहाँ पे? 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, ये 3 प्राइम ही चल रहा है ना, इसके पास वाला मैं 3 प्राइम ही बोलूंगी। तो 3 प्राइम एंड पे, 3 प्राइम एंड टेम्पलेट स्ट्रैंड के एक सीक्वेंस होता है जिसको बोलते हैं प्रमोटर सीक्वेंस। ठीक है, और प्रमोटर में भी एक इंपॉर्टेंट सीक्वेंस होता है यहाँ पर
प्रमोटर सीक्वेंस में एक छोटा सा और इम्पोर्टेंट सीक्वेंस होता है, उसमें बेसिस होते हैं ये टी ए टी ए ए टी, ठीक है, जिसको शॉर्ट में बोला जाता है टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स पे एक चीज लगी रहती है, दैट इज कॉल्ड एज सिग्मा फैक्टर, ठीक है। ये सिग्मा फैक्टर एक्चुअली में हेल्प करता है किसको, डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज को बेसिकली, तो मैं आरएनए पॉलीमरेज लिख देती हूँ। आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करता है, बताता है कि प्रोसेस यहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। टाटा बॉक्स पे सिग्मा फैक्टर बैठा हुआ है और वो आरएनए पॉलीमरेज को बताता है कि यहाँ से ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस स्टार्ट कर, ठीक है। तो जहां ये उसको ये मिलता है उसके बाद से ये स्टार्ट कर देता है, ठीक है, मतलब वो यहाँ पे बेसिस लगाएगा आरएनए के, करेक्ट। तो ए की जगह क्या लगाएगा, यू, आरएनए पॉलीमरेज कर रहा है अभी काम, यू, टी का ए, जी का सी, ऐसे करके लगाता जाएगा, करेक्ट। ये इसने लगा लिए बेसिस, ठीक है। अब मानो ये जो पार्ट है ना, जो प्रमोटर के बाद का है पार्ट, उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल जीन, ठीक है, जो हमने बात की। और स्ट्रक्चरल जीन के टर्म्स में ही प्रमोटर की बात होती है, मतलब अगर क्वेश्चन आता है कि प्रमोटर सीक्वेंस की पोजीशन क्या होती है, ठीक है, प्रमोटर सीक्वेंस की पोजीशन क्या होती है, अगर ये आएगा तो आप स्ट्रक्चरल जीन के रिस्पेक्ट में बताओगे, आप टेम्पलेट और नॉन टेम्पलेट के में नहीं बताओगे। ये थोड़ा सा मैं आपको लर्न करवा रही हूँ। आप किसके फॉर्म रिस्पेक्ट में बताते हो, स्ट्रक्चरल जीन के रिस्पेक्ट में। और स्ट्रक्चरल जीन जो है वो टेम्पलेट के टर्म्स में नहीं बोली जाती, वो इसके टर्म्स में बोली जाती। इसका क्या मतलब है, ये 5 प्राइम एंड है तो ये भी 5 प्राइम एंड हो गया। अब मैं स्ट्रक्चरल जीन की बात कर रही हूँ, मैं प्रमोटर के आगे की बात कर रही हूँ, ठीक है, लेकिन ये इसके पास का रीजन है ना, तो मैं इसको 5 प्राइम और इसको 3 प्राइम ऐसे लिख देती हूँ। है वही 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही है, मैं और छोटे की बात कर रही हूँ, इसलिए 5 प्राइम एंड को थोड़ा पास ला रही हूँ, 3 प्राइम एंड को यहाँ से थोड़ा पास ला रही हूँ, ठीक है। ये था हमारा टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये वाला, और ये था नॉन टेम्पलेट। इतना पार्ट जीन है, स्ट्रक्चरल जीन है। तो स्ट्रक्चरल जीन के रिस्पेक्ट में प्रमोटर सीक्वेंस की बात, ठीक है। प्रमोटर सीक्वेंस की बात स्ट्रक्चरल जीन के रिस्पेक्ट में तो होगी, लेकिन वो नॉन टेम्पलेट के टर्म्स में। इसका क्या मतलब है कि नॉन टेम्पलेट के 5 प्राइम एंड पर प्रमोटर सीक्वेंस लगाए, जो हम बोलते हैं कि प्रमोटर सीक्वेंस जो है वो 5 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन लगा हुआ है। मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, टेम्पलेट स्ट्रैंड के टर्म्स में टेम्पलेट स्ट्रैंड को देख के काम होता है, लेकिन नॉन टेम्पलेट के रिस्पेक्ट में हम बताते हैं, क्या बताते हैं, पोजीशन बताते हैं, किसकी, प्रमोटर की। नॉन टेम्पलेट के 5 प्राइम एंड पे है ना ये, लेकिन नाम नॉन टेम्पलेट का नहीं देंगे, पोजीशन इसके रिस्पेक्ट में देख रहे हैं, लेकिन नाम किसका देंगे, पूरे जीन का। और पूरे जीन का नाम क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। पूरे जीन का नाम स्ट्रक्चरल जीन है, न कि नॉन टेम्पलेट। देखा नॉन टेम्पलेट के उससे जाता है, लेकिन बोलते क्या है, स्ट्रक्चरल जीन। मतलब कि प्रमोटर सीक्वेंस इज एट द 5 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन। इस पूरे जीन की बात हो रही है, ठीक है। ऐसा क्वेश्चन आता है कि प्रमोटर सीक्वेंस कहाँ होता है, 3 प्राइम एंड पे होता है स्ट्रक्चरल जीन के, 3 प्राइम एंड पे होता है टेम्पलेट स्ट्रैंड के। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आएंगे, तो आपको क्या ध्यान रखना है कि इसके रिस्पेक्ट में बात की जाती है, लेकिन बोलते स्ट्रक्चरल जीन। तो 5 प्राइम एंड ऑफ स्ट्रक्चरल जीन है, ठीक है। याद रखने को आप ये भी याद रख सकते हो कि 3 प्राइम एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड है, लेकिन इसके टर्म्स में क्वेश्चन नहीं आता है, क्वेश्चन आता है पूरे जीन के टर्म्स में। और पूरे जीन्स के टर्म्स में आता तो है, लेकिन हम बात इसकी कर रहे होते हैं कि 5 प्राइम एंड पे है, ओके। यहाँ पे है आरएनए पॉलीमरेज, जो सिर्फ बेसिस ऐड कर सकता है, मतलब कि उसको इनिशिएट करने के लिए कुछ चाहिए। इनिशिएट करने के लिए क्या होता है, प्रमोटर सीक्वेंस होता है। प्रमोटर सीक्वेंस एक टाइप का बॉक्स है, ठीक है, जिसके अंदर एक छोटा बॉक्स है। ये मेरा प्रमोटर सीक्वेंस था, इसके अंदर एक छोटा बॉक्स है जिसको बोलते हैं टाटा बॉक्स। टाटा बॉक्स में सीक्वेंस होता है टी ए टी, ठीक है, टी ए टाट करके आपको याद रखना है, ऐसे मैंने लर्न किया हुआ है। तो टाटा बॉक्स जो है वो वहां पर सिग्मा फैक्टर बैठा होता है, जो कि पॉलीमरेज को हेल्प करता है, आरएनए पॉलीमरेज को, कि यहाँ से आपको प्रोसेस स्टार्ट करना है। तो आरएनए पॉलीमरेज बेसिस ऐड करता जाता है, कहाँ तक करेगा, जहां पे कि उसको टर्मिनेशन का सिग्नल नहीं आ जाए। टर्मिनेशन का सिग्नल एक अनदर फैक्टर से आता है जिसको बोलते हैं रू फैक्टर।
रो का साइन आई थिंक ऐसे होता है, ठीक है, रो फैक्टर। जहां ही उसको रो फैक्टर मिल जाता है ना, वहां पे आरएनए पॉलीमरेज अपना काम खत्म कर देता है कि ठीक है, यहाँ से मुझे स्टॉप हो जाना है, टर्मिनेट करना है, ठीक है। तो यहाँ से बेसिकली वो कुछ नहीं करेगा, वो डीएनए और आरएनए को सेपरेट कर देगा, रो फैक्टर, और इसके ऊपर जो आरएनए पॉलीमरेज लगा हुआ है जो अपने काम कर रहा है, उस आरएनए पॉलीमरेज को अलग करके स्ट्रैंड से हटा देगा, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बन गया, इसी को हम टर्मिनेशन कहते हैं, ठीक है। अब ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रोकैरियोट्स में और यूकैरियोट्स में बहुत डिफरेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन जो है वो हमने प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स दोनों में पढ़ा था कि ऑलमोस्ट सेम है, राइट, ऑलमोस्ट सिमिलर है, प्रोसेस सिमिलर होता है, राइट। फिर डिफरेंसेस तो हमने पढ़ लिए थे कि ये जो है साइटोप्लाज्म में हो रहा है, प्रोकैरियोट्स का डीएनए रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में होगा क्योंकि न्यूक्लियस तो इनके पास नहीं है, राइट। यूकैरियोट्स का न्यूक्लियस में होगा, करेक्ट। तो डिफरेंसेस हमने पढ़ लिए लेकिन प्रोसेस सेम है, राइट। बट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, ट्रांसक्रिप्शन जो है वो प्रोकैरियोट्स में डिफरेंट है एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंट, ठीक है। तो प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में काफी डिफरेंस है। सेम क्या है वो हमने पढ़ लिया था, मतलब जो हमने बेसिक्स पढ़े थे, स्टेप्स पढ़ी थी, इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन, राइट। ये जो स्टेप्स हैं वो सिमिलर हैं, ठीक है। मतलब कि जो मेरा डीएनए है, डीएनए का भी जो स्ट्रक्चरल जीन पार्ट है, मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चरल जीन जो है वही आरएनए बनाता है, राइट। तो स्ट्रक्चरल जीन से आरएनए बन रहा है, उसके पहले हमारा प्रमोटर सीक्वेंस है, राइट। प्रमोटर सीक्वेंस में टाटा बॉक्स है, ठीक है। और यहाँ पे टर्मिनेशन के लिए हमारे पास रो फैक्टर है, राइट। तो ये रो फैक्टर होना और ये मतलब ये वाली स्टेप, प्रमोटर वाली स्टेप जो है वो इनिशिएशन कहलाता है कि यहाँ पे सिग्मा फैक्टर बैठा है, वो आरएनए पॉलीमरेज को बताएगा कि यहाँ पे बाइंड होना है, ठीक है। फिर आरएनए पॉलीमरेज यहाँ पे डीएनए के बेसिस को देख देख के यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस लगाएगा, मतलब कि आरएनए को वो यहाँ से स्टार्ट कर दिया और यहाँ से मेरी आरएनए की चेन बन गई, ठीक है। फिर आरएनए पॉलीमरेज को पता कब चलता है कि मुझे स्टॉप करना है आरएनए बनाना, उसको पता चलता है जब ये टर्मिनेशन का सीक्वेंस आता है, राइट। तो इनिशिएशन, इलोंगेशन सेकंड स्टेप एंड टर्मिनेशन थर्ड स्टेप, ये कॉमन है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में, ठीक है। बट ये जो सिग्मा फैक्टर है ये प्रोकैरियोट्स का पार्ट, ठीक है, कि सिग्मा फैक्टर होना, रो फैक्टर होना, ये सब इसका पार्ट है। यूकैरियोट्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, तो हम थोड़े पहले ये पढ़ लेते हैं कि प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स में डिफरेंसेस क्या क्या है, ठीक है। और फिर यूकैरियोट्स पे जब हम बात करेंगे तो मैं साथ में आपको बताती जाऊंगी कि यूकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन जो है वो क्या इंक्लूड क्या क्या होता है उसमें, ठीक है। स्टेप सेम है, आपको भी ये ध्यान। तो प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन कहाँ पे होगा, जैसे डीएनए रेप्लिकेशन साइटोप्लाज्म में हुआ था, वैसे ही ट्रांसक्रिप्शन भी कहाँ पे होगा, साइटोप्लाज्म में ट्रांसक्रिप्शन होगा, साइटोप्लाज्म में, क्योंकि न्यूक्लियस नहीं है, ठीक है। यहाँ पे डीएनए से आरएनए बनना, ठीक है, मतलब ये मेरा डीएनए है, इससे आरएनए बन रहा है, ये वाला डबल स्ट्रैंडेड डीएनए हो गया और ये आरएनए बन रहा है। तो ये जो आरएनए बन रहा है ये भी न्यूक्लियस में बन रहा है। इसके आगे का जो प्रोसेस होता है दैट इज ट्रांसलेशन, मतलब इस आरएनए से प्रोटीन बनना। तो आरएनए से जो प्रोटीन बनता है वो स्टेप जो है वो साइटोप्लाज्म, जिसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। आरएनए से प्रोटीन बनना ट्रांसलेशन कहलाता है और वो साइटोप्लाज्म में होता है। क्यों साइटोप्लाज्म में होता है, देखो अभी तक डीएनए से आरएनए बन रहा था ना, वो तो हमारे पास सारी रिक्वायरमेंट जो भी हमें चाहिए डीएनए से आरएनए बनाने के लिए वो सब न्यूक्लियस में है, ओके। लेकिन जो हमें प्रोटीन बनाना है, प्रोटीन बनाने के लिए हमें अमीनो एसिड्स चाहिए, तो अमीनो एसिड जो है वो साइटोप्लाज्म में, वो न्यूक्लियस में नहीं है। जैसे अब याद कैसे रखोगे, हमने पढ़ा था जितने भी फूड ग्रेन्यूल्स हैं, ठीक है, पढ़े थे हमने फूड ग्रेन्यूल्स, छोटे छोटे स्टार्च के ग्रेन्यूल्स, फॉस्फेट के ग्रेन्यूल। तो आपको ऐसे ही ध्यान रखना है कि जो जितने भी फूड के ग्रेन्यूल हैं, अमीनो एसिड जो हमारी बॉडी में बना है वो सब साइटोप्लाज्म में रखा हुआ है। ये चीजें न्यूक्लियस में तो नहीं थी, ये साइटोप्लाज्म में थी, राइट। दैट मीन्स कि आरएनए से प्रोटीन जो है, राइबोसोम्स भी सोचो, राइबोसोम कहाँ है, राइबोसोम तो साइटोप्लाज्म में थे, राइट। तो जितने भी इसकी चीजें हैं, मतलब आरएनए से प्रोटीन बनने की, वो सारे साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट, ओके। इसलिए यूकैरियोट्स में यहाँ पे जो है ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन की मैं अभी बात कर रही हूँ, मतलब कि आरएनए से प्रोटीन बनना, आरएनए से प्रोटीन बनना, ये सब इसका साइटोप्लाज्म में हो, ठीक है। प्रोकैरियोट्स में सब कुछ साइटोप्लाज्म में होगा क्योंकि न्यूक्लियस तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ पे डीएनए रेप्लिकेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन ये दोनों होंगे न्यूक्लियस में, लेकिन ट्रांसलेशन होगा कहाँ पे, साइटोप्लाज्म, ओके। इतना क्लियर है।
अब सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग जो डिफरेंस है वो ये है कि प्रोकैरियोट्स में ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बहुत ईज़ी है, जो ये हमने पढ़ लिया। ये इतना ईज़ी है। मतलब कि डीएनए से आरएनए बना, रो फैक्टर क्या करता है? आरएनए बना, रो फैक्टर क्या करेगा? आरएनए पॉलीमरेज़ को यहाँ से रिमूव कर देगा। आरएनए पॉलीमरेज़ ना खुद आ सकता है, ना खुद जा सकता है। तो रो फैक्टर आरएनए पॉलीमरेज़ को हटाएगा और जो ये आरएनए की चेन बनी, डीएनए से कॉम्प्लीमेंट्री जो आरएनए की चेन बनी, इसको भी हेल्प करता है कि वो डीएनए से सेपरेट होके बाहर आ जाए। मतलब वो डीएनए से अलग होके बाहर आ जाए। तो ये इस आरएनए को बाहर कर देता है कि अब आप अपना काम करो। ठीक है? तो रो फैक्टर इसको अलग तो कर दिया, मतलब मैं अभी प्रोकैरियोट्स की बात कर रही हूँ। तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे-जैसे ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, जैसे-जैसे डीएनए से आरएनए बन रहा है, वैसे-वैसे ही इस आरएनए से प्रोटीन बनना शुरू हो जाएगा। ये इतना सिंपल है। प्रोकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन है, वो बहुत सिंपल प्रोसेस है। ठीक है? बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसको, उसको कुछ और नीडेड नहीं है कि आरएनए के कुछ डिफरेंट मॉडिफिकेशन हो। क्योंकि यूकैरियोट्स में क्या होता है, ये जो आरएनए बनता है, इसमें मॉडिफिकेशंस होती हैं। ये आरएनए ऐसे ही प्रोटीन नहीं बना सकता। मैं आपको बताऊँगी कि ये जो आरएनए बनता है उस केस में, यूकैरियोट्स में उसको क्या बोलते हैं। मैंने आपको बताया था कि डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनता है, ठीक है? मेन हमारा मैसेंजर आरएनए बनता है ना, मैसेंजर आरएनए ही प्रोटीन बनाता है, राइट? हमने ये पढ़ा है। तो यहाँ पे जो आरएनए बना है यूकैरियोट्स के केस में, वो मैसेंजर आरएनए नहीं बना है, उसमें मॉडिफिकेशन होती है। वो मॉडिफिकेशन होकर वो मैसेंजर आरएनए बनता है, उसके बाद वो प्रोटीन बनाता है। लेकिन प्रोकैरियोट्स में ऐसा कुछ नहीं होता, प्रोटीन की फॉर्मेशन यहीं स्टार्ट हो जाती है। दैट मीन्स मैं ये कह सकती हूँ कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन अकर साइमल्टेनियसली इन प्रोकैरियोट्स। ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन दोनों एक साथ हो रहे हैं इन प्रोकैरियोट्स। करेक्ट, ऐसा बोल सकते हैं। जैसे-जैसे प्रोटीन बन रहा है, यहाँ प्रोटीन बनेगा, रो फैक्टर जितना बनता जा रहा है उसको अलग करता जाएगा और वहीं पे प्रोटीन फॉर्मेशन भी शुरू हो जाएगी, क्योंकि वैसे भी साइटोप्लाज्म में ही हो रहा है सब कुछ। इसको अलग से कहीं जाना तो नहीं पड़ रहा। करेक्ट? तो हम ऐसा कह सकते हैं कि दोनों एक साथ होते हैं प्रोसेस। ओके? यूकैरियोट्स में जो ट्रांसक्रिप्शन से आरएनए बनता है उसमें चेंजेस आते हैं, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल, ये हम पढ़ेंगे डिटेल में, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए। ठीक है? जब ये मॉडिफाई हो जाता है आरएनए, तब वो मैसेंजर आरएनए बन जाता है और उसके बाद वो प्रोटीन बना सकता है। उसके बाद इनफैक्ट वो न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म में जाता है, ठीक है? और उसके बाद वो प्रोटीन बना सकता है। तो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन डू नॉट अकर साइमल्टेनियस। ये क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ साइमल्टेनियसली किस में होते हैं? तो आपको ऑर्गेनिजम्स के नेम्स जो है ऑप्शन में आ सकते हैं। आपको एक बैक्टीरिया का नाम दे दें, एक फंजाई का नाम दे दें, ठीक है? एक किसी भी एनिमल किंगडम के किसी का दे दिया, ठीक है? तो आपको ज़रूरी नहीं है, ऐसा भी दे सकते हैं। किसी का एग्ज़ाम्पल भी दे सकते हैं, यहाँ पे स्ट्रेप्टोकोकस लिख दिया, ठीक है? यहाँ पे म्यूकस लिख दिया, म्यूकर लिख दिया, ठीक है? एनिमल किंगडम किसी का भी एग्ज़ाम्पल दे दिया, पाइसेस लिख दिया। तो डिफरेंट एग्जांपल्स आपको दे सकते हैं और तब भी पूछ सकते हैं कि किसमें एक साथ होता है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, जितने भी प्रोकैरियोट्स जितने भी बैक्टीरिया हैं, उनमें ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन एक साथ होती है। लेकर भी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन दोनों अलग-अलग कंपार्टमेंट्स में होती हैं। सेल के अलग-अलग कंपार्टमेंट्स में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन किसके केस में होती है? तो सारे प्रोकैरियोट्स में सेम होती है, सेम सेल कंपार्टमेंट में हो रही है, दैट इज साइटोप्लाज्म में हो रही है। तो क्वेश्चन को थोड़ा-सा ट्विस्ट करके वो दे सकते हैं, जिससे आपको डरना नहीं है, आपको मीनिंग समझना है कि सेल के कंपार्टमेंट का क्या मतलब है। सेल के कंपार्टमेंट का क्या मतलब है? सेल में जो डिफरेंट डिफरेंट यूनिट्स हमने बात करी, राइबोसोम्स हो गए, गोल्गी बॉडी हो गई, न्यूक्लियस हो गया, यही है सेल के कंपार्टमेंट। तो प्रोकैरियोट्स के पास तो कुछ है ही नहीं, एक ही है, साइटोप्लाज्म ही है, वहीं पे सब कुछ हो रहा है। मतलब कि सेम सेल कंपार्टमेंट में ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन हो रहा है। ओके? बट यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे हमारे पास डिफरेंट कंपार्टमेंट्स हैं, एक न्यूक्लियस में हो रहा है, दूसरा साइटोप्लाज्म में। ओके? तो क्वेश्चन थोड़ा-सा ट्विस्ट करके वो कैसे भी दे सकते हैं, जस्ट टू चेक योर नॉलेज और आपकी अंडरस्टैंडिंग लेवल कितनी है। ठीक है? कि आपने टॉपिक समझा तो कितना समझा है, आपने रटा है या समझा है? वो इसकी ही चेकिंग करते हैं। ठीक है? इसमें और क्या डिफरेंस है? इसमें एक ये डिफरेंस होता है कि डीएनए के टेम्पलेट स्ट्रैंड से आरएनए बनना। इसमें ऑल टाइप्स ऑफ आरएनए दैट इज़ मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए एंड राइबोसोमल आरएनए सब ईज़िली बन जाता है। मतलब इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सब एक साथ बना देता है ईज़िली एंड साइमल्टेनियसली सब बना देगा। ठीक है? क्या मतलब है ईज़िली एंड साइमल्टेनियसली बना देगा? इसका ये मतलब है कि एक ही एंजाइम से ये सारे काम कर देता है। इसमें आरएनए पॉलीमरेज़ सारे काम कर देता है। ठीक है? जैसे हमने ये पढ़ा था कि इसमें आरएनए पॉलीमरेज़ का काम। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या होता है? यूकैरियोट्स में आरएनए पॉलीमरेज़ के टाइप्स होते हैं डिफरेंट। इसमें डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज़ डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ आरएनए पॉलीमरेज़ जो हैं
Different types of RNA polymerase will give rise to different RNAs. जो हमें पता है डिफरेंट आरएनए मतलब कि मैसेंजर आरएनए हो गया, ठीक है, राइबोसोमल आरएनए हो गया, ट्रांसफर आरएनए हो गया, ये डिफरेंट आरएनए पॉलीमरेज से बनेंगे, तो ये आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन आता है। राइबोसोमल आरएनए को आरएनए पॉलीमरेज 1 बनाता है, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 सबसे इंपॉर्टेंट एंजाइम। ये भी पूछ सकते हैं कि यूकैरियोट्स में सबसे इंपॉर्टेंट आरएनए पॉलीमरेज कौन सा है, तो ये वाला है आरएनए पॉलीमरेज 2, ठीक है। और उसके बाद आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्यों है मैं ये बताऊंगी आपको। आरएनए पॉलीमरेज 3 जो है वो बनाता है ट्रांसफर आरएनए, ओके। तो आपको ऐसे ये तो 1 2 3 है, इसको याद रखना है आरएमटी से। आर सबसे पहले बन रहा है मतलब 1 वाले से आर बन रहा है, सेकंड वाले से मैसेंजर बन रहा है, आर मतलब राइबोसोमल, सेकंड वाले से मैसेंजर बन रहा है, थर्ड वाले से ट्रांसफर आरएनए बन रहा है, ठीक है। तो आप ऐसे याद रख लेंगे, ओके। अब इससे जो है सिर्फ राइबोसोमल आरएनए बन रहा है, तो राइबोसोमल आरएनए के आपको पता होगा टाइप्स होते हैं। राइबोसोमल आरएनए के टाइप्स जो हैं वो प्रोकैरियोट्स में भी हैं, ठीक है, और वो यूकैरियोट्स में भी। तो क्या-क्या टाइप्स होते हैं? इसमें जो टाइप्स हैं वो होते हैं, इनके नेम्स 28S राइबोसोमल आरएनए, फिर होता है 18S राइबोसोमल आरएनए एंड कितना 5.8S राइबोसोमल आरएनए। ये इसके 3 टाइप हैं राइबोसोमल आरएनए के, जो कि यूकैरियोट्स में बनते हैं। और यहाँ पे क्या बनते हैं इसको थोड़े आपको याद रखने पड़ेंगे। इसका बनता है 23S, फिर बनता है 16S और एक बनता है इसका 5S राइबोसोमल आरएनएस, ठीक है। ये बनते हैं प्रोकैरियोट्स के केस में। तो ये आ सकता है कि राइबोसोमल आरएनए के डिफरेंट टाइप्स आपको दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि किसका टाइप है, प्रोकैरियोट का या यूकैरियोट का। या यूकैरियोट से पूछ लेंगे डिफरेंट नंबर्स देके कि कौन सा करेक्ट है, करेक्ट टाइप्स ऑफ आरएनए बनते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाले से राइबोसोमल आरएनए बना, सेकंड वाले से एक मैसेंजर आरएनए बनता है और दूसरा एचएनआरएनए बनता है। एचएनआरएनए होता है हीटेरोन्यूक्लियर आरएनए। एचएनआरएनए इज हीटेरोन्यूक्लियर आरएनए। और आरएनए पॉलीमरेज 3 से एक ट्रांसफर आरएनए बनता है, एक बनता है एसएनआरएनए, स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। इनके फंक्शंस आपको अभी पता चले, ठीक है। यूकैरियोट्स की बात हो रही है और यूकैरियोट्स में मैंने आपको बताया कि कुछ मॉडिफिकेशंस होंगी हमारे आरएनए में, तो ये वाले आरएनए सारे काम आएंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है कि आरएनए पॉलीमरेज 1 से स्पेशली ये वाले याद रखना है। राइबोसोमल आरएनए किस टाइप से बनता है, मैसेंजर आरएनए किस टाइप से बनता है और ट्रांसफर आरएनए किस टाइप से बनता है, ठीक है। कौन से टाइप्स हैं इस पे भी क्वेश्चन अलग से आ सकता है कि राइबोसोमल आरएनए के टाइप कौन से, ठीक है। अब हम यूकैरियोट्स की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। यूकैरियोट्स में ये स्टेप्स तो सेम है, मतलब इनिशिएशन है, इलोंगेशन है, टर्मिनेशन है, ठीक है। लेकिन डिफरेंस क्या है, यूकैरियोट्स में मैंने आपसे बोला कि जो ये आरएनए बनता है, ये आरएनए मैसेंजर आरएनए नहीं है। ये जो डीएनए से आरएनए बन रहा है, मानो यहाँ पे टर्मिनेशन हो गया और रो फैक्टर ने यहाँ से इसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। नाउ अकॉर्डिंग टू अस दिस शुड फॉर्म प्रोटीन, है ना, इसको प्रोटीन बनाना चाहिए क्योंकि ये आरएनए है। लेकिन ये मैसेंजर आरएनए नहीं है, इसमें मॉडिफिकेशन होगी। तो ये जो आरएनए बनता है ना, इसको हम बोलते हैं हीटेरोन्यूक्लियर आरएनए। कौन सा आरएनए बना है, हीटेरोन्यूक्लियर आरएनए। हीटेरोन्यूक्लियर आरएनए किसने बनाया है, आरएनए पॉलीमरेज 2, आरएनए पॉलीमरेज 2 ने बनाया है, राइट। हमने क्या पढ़ा कि राइबोसोमल आरएनए बनेगा आरएनए पॉलीमरेज 1 से। अब देखो डीएनए यूकैरियोट्स में डीएनए से आरएनए में यही डिफरेंस है कि यहाँ पे जो ये आरएनए पॉलीमरेज आ रहा है ना, अगर इसको राइबोसोमल आरएनए बनाना है तो ये 1 आएगा यहाँ पर, ठीक है। अगर इसको मैसेंजर आरएनए बनाना है, ऑफ कोर्स मैसेंजर आरएनए सबसे ज्यादा बनेगा क्योंकि प्रोटीन बनाना है। तो मेजर पॉलीमरेज हो गया आरएनए पॉलीमरेज 2, मतलब ज्यादातर हमें आरएनए पॉलीमरेज 2 की रिक्वायरमेंट है, जो कि हमारे लिए मैसेंजर आरएनए बनाता है, राइट। लेकिन पहले जो ये आरएनए बनाता है वो मैसेंजर आरएनए नहीं, वो इसका समझ लो कि थोड़ा छोटा फॉर्म है, हीटेरोन्यूक्लियर आरएनए। इस आरएनए को बोलते हैं हम हीटेरोन्यूक्लियर आरएनए, ठीक है। कहाँ से आया है ये अभी फ्रेश बन के आया है आरएनए पॉलीमरेज 2 से, ठीक है। आरएनए पॉलीमरेज 2 से बनकर फिर ये यहाँ पर आया है, ओके। एक तो ये डिफरेंस है। एक डिफरेंस मैं आपको और बता रही हूँ जो डिटेल में हमें पढ़ना नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपको बता रही हूँ। यहाँ पे सिग्मा फैक्टर नहीं होता है, यहाँ पे दूसरे फैक्टर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जिनका काम कहाँ पे हो गया, यहाँ सिग्मा फैक्टर की जगह पे है, मतलब कि इनिशिएशन स्टेप में हमें ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की नीड होती है। अब ये हमारे सिलेबस में नहीं है इसलिए हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे,
मैं आपको सिर्फ ये बताऊंगी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स एक दो नहीं बहुत सारे होते हैं, अराउंड 6 होते हैं आई थिंक। ये होते हैं ए बी डी और एफ एच। तो हमें इसको डिटेल में पढ़ना नहीं है। यहाँ पे जो टाटा बॉक्स था ना, ये वहीं पे आके बाइंड करता है। ठीक है, कुछ आरएनए पॉलीमरेज को हेल्प करते हैं यहाँ पे बाइंड होने के लिए, जैसे कि जो एफ होता है फैक्टर, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एफ, वो आरएनए पॉलीमरेज 2 को हेल्प करता है। सबसे पहले बाइंड होने वाला होता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी। ठीक है, तो ऐसा होता है कि ट्रांसक्रिप्शन डाटा बॉक्स पे ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन लगता है, और ट्रांसक्रिप्शन बाइंडिंग प्रोटीन को लगाने के लिए ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर डी आता है। तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है जो कि हमारी इस लेवल में नहीं नीडेड। ठीक है, आपको बताना क्या था कि सिग्मा फैक्टर की जगह यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स की नीड होती है। ठीक है, टीएफ्स बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर आते हैं, वो इस आरएनए पॉलीमरेज को बताते हैं कि यहाँ से स्टार्ट कर दो, मैसेंजर आरएनए की फॉर्मेशन यहाँ से स्टार्ट कर। तो वो इलोंगेशन, आरएनए पॉलीमरेज 2 का या आरएनए पॉलीमरेज का हमेशा इलोंगेशन ही फंक्शन है उसका। उसकी प्रॉपर्टी ये है कि वो सिर्फ ऐड कर सकता है न्यूक्लियोटाइड यहाँ। ठीक है, और फाइनली जब वो टर्मिनेशन का सीक्वेंस देखेगा तो वो आरएनए को बाहर निकाल देगा, मतलब आरएनए पॉलीमरेज बाहर आ जाएगा, और जो आरएनए रेडी हुआ है उसको हम बोलते हैं हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, अब इस हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए को प्रोटीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, मैसेंजर आरएनए में चेंज होना पड़ेगा। हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए को मैसेंजर आरएनए बनाने के लिए हमें क्या समझना पड़ेगा, उसमें मॉडिफिकेशन कैसे होती है, जिसको हम बोलते हैं पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। ठीक है, ऑफ आरएनए बोलते हैं बेसिकली। मैं हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए लिख रही हूँ सो दैट हमें याद रहे कि हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए की जो है मॉडिफिकेशन हो रही। तो क्या मॉडिफिकेशन होती है, हमारे पास जो आरएनए आया, मानो ये आरएनए आया है मेरे पास। ठीक है, तो इस आरएनए को हम एक तो कैप पहनाते हैं, मतलब समझो यहां से इसको मैंने कैप पहना दी। ठीक है, और एक हम इसकी टेल लगाते हैं, मतलब एक हम कैपिंग कर रहे हैं। फर्स्ट स्टेप होती है कैपिंग। और सेकंड स्टेप में क्या करते हैं, ये जो हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए बना है इसका हर पार्ट हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इसमें बीच में कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो कि प्रोटीन फॉर्मेशन के लिए हमें नहीं चाहिए, इसलिए हमारे लिए वो इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए हम उन पार्ट्स की स्प्लाइसिंग कर देते हैं। इन तीनों स्टेप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे, अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक बता रही हूँ। तो सबसे पहले हम कैपिंग करते हैं। कैसे करते हैं कैपिंग, किस चीज की करते हैं हम बात करेंगे। स्प्लाइसिंग मतलब जो भी जरूरी पार्ट्स नहीं है उनको कट कर दो। ठीक है, और थर्ड स्टेप होती है टेल लगाना। तो किस चीज की टेल लगती है वो भी हम देखेंगे। अभी हमें क्या समझ में आया, मॉडिफिकेशन में पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन की स्टेप्स हैं कैपिंग, स्प्लाइसिंग एंड टेलिंग। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप की बात करते हैं, दैट इज कैपिंग। कैपिंग कैसे होती है, कैपिंग का मतलब होता है कि हमें क्या ऐड करना है, हमें ऐड करना है मिथाइलेटेड मिथाइलेटेड ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइलेटेड ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। मिथाइलेटेड कैसे होता है, इसको अब हम डायग्राम में बनाएंगे। तो ग्वेनोसिन क्या होता है, प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था हमने। ग्वेनोसिन क्या होता है, ग्वेनोसिन होता है न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, शुगर में हमारी वो थी ना डीऑक्सीराइबोस शुगर, उसमें हमने ग्वेनिन ऐड किया था, तो मेरा ग्वेनोसिन बन गया। ग्वेनोसिन क्या है, शुगर में ग्वेनिन ऐड कर। ठीक है, और उसको क्या करना है, हमें उसको एक तो मिथाइलेटेड करना है, राइट, और दूसरा हमें उसको ट्राइफॉस्फेट लगाना है। ट्राइफॉस्फेट मतलब 3 फॉस्फेट लगा दूं। ठीक है, बना के देख लें इसको। क्या है, शुगर, शुगर थी हमारी पेंटोज शुगर, राइट, उसमें क्या लगा हुआ है, ग्वेनिन लगा हुआ है। बेस फर्स्ट कार्बन पे ही लगता था ना, और यहाँ पे क्या लगाना है हमें, लास्ट कार्बन पे हमें यहाँ पे लगाना है ट्राइफॉस्फेट। ठीक है, तो यही है ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, और मिथाइलेटेड कर दो इसको। ठीक है, तो ये बन जाएगा मिथाइलेटेड ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। अब इसको मुझे कहाँ लगाना है, इसको मुझे जो मेरा हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए बना है ना, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए के सबसे आगे मुझे इसको लगा देना है। ठीक है, तो मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ CH3 ग्वेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मतलब मैं ऐसे लिख सकती हूँ। अभी के लिए मैं आपको लिख के बता रही हूँ। हमें लगता क्या है, मतलब बेसिकली प्रोसेस में क्या लगता है, ये ऐड हो जाता है। तो जब ये ऐड हो जाता है मॉडिफिकेशन में, सबसे पहले स्टेप पे कैपिंग होती है। कैपिंग का मतलब है ये ऐड करना। जब ये ग्रुप यहाँ पे ऐड हो जाएगा तो इसको हम बोलेंगे कि कैपिंग हो गई। ठीक है, मतलब कि फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। ठीक है, एक ये मॉडिफिकेशन हो गया। सेकंड स्टेप क्या होती है, सेकंड स्टेप है स्प्लाइसिंग, है ना। अब देखते हैं
कि स्प्लाइसिंग किस चीज की होती है। स्प्लाइसिंग मतलब कटिंग करना। स्टेप है स्प्लाइसिंग। स्प्लाइसिंग देखो, जो हमारा हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए बना, मैंने आपको बताया कि जो आरएनए बना है वो हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए, तो मैं मान लेती हूँ यहाँ पे कैपिंग हो गई, ठीक है। और ये जो आरएनए बना है ये मेरा क्या है, हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए। हेटेरोन्यूक्लियर आरएनए का हर पार्ट प्रोटीन नहीं बनाता, तो दैट मीन्स कि मेरे पास कुछ, जैसे हमने डीएनए में स्ट्रक्चरल जीन पढ़ा था ना कि स्ट्रक्चरल जीन ही आरएनए बनाता है, वैसे यहाँ पे समझ लो कि कुछ कुछ पार्ट्स हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। इन पार्ट्स को जो प्रोटीन बनाते हैं उनको हम बोलते हैं एक्सॉन। जो प्रोटीन नहीं बनाता है उसको बोलते हैं इंट्रॉन। मतलब ये इंट्रॉन किसी काम के नहीं है, राइट, इसलिए हम इनकी स्प्लाइसिंग कर देते हैं, राइट। ये रहा सेकंड एक्सॉन, ठीक है। फिर से यहाँ पे मानो इंट्रॉन है, मतलब थोड़ा थोड़ा बीच में हमेशा हमें इंट्रॉन मिलता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं यहाँ पे बड़ा बना देती हूँ सो दैट मैं आपको आगे का प्रोसेस समझा सकूँ कि ये इंट्रॉन हटेगा कैसे, ठीक है। इन इंट्रॉन को रिमूव करना पड़ेगा ना, इन इंट्रॉन को कट करने के प्रोसेस को ही स्प्लाइसिंग कहते हैं, ठीक है। ये इंट्रॉन इंट्रॉन भी कोई ना कोई बेसिस के सीक्वेंस है, राइट, न्यूक्लियोटाइड बेसिस ही है। आरएनए में बेसिस है ना पूरे में, तो इंट्रॉन भी न्यूक्लियोटाइड के बेस पेयर्स ही हैं, ठीक है, बेसिस हैं, बेस पेयर्स नहीं, सिंगल स्ट्रैंड बनता है आरएनए तो बेसिस है, राइट। तो न्यूक्लियोटाइड, ये न्यूक्लियोटाइड बेस है और इसके कॉम्प्लीमेंट्री एक आरएनए होता है। आरएनए है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। आपको याद होगा ये किसने बनाया था, किसने बनाया था, कौन से आरएनए पॉलीमरेज ने बनाया था, हर्ड ने, ठीक है। जिसने ट्रांसफर आरएनए बनाया था उसी ने स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए बनाया। तो ये स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए ये क्या होता है, इसमें जो बेसिस है वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं टू इंट्रॉन। इंट्रॉन के पार्ट में जो बेसिस हैं उसके कॉम्प्लीमेंट्री हमारा एसएनआरएनए होता है। तो एसएनआरएनए क्या करता है, सेकंड स्टेप के टाइम पे एसएनआरएनए जाकर यहाँ पे लग जाता है। तो इंट्रॉन में जब एसएनआरएनए लग जाएगा, मानो ये मेरा इंट्रॉन है, ठीक है, तो जब एसएनआरएनए यहाँ पे आता है तो ये इंट्रॉन ऐसे लूप बना लेता है, ऐसे ये लूप में आ जाता है। तो स्मॉल न्यूक्लियर इसके कॉम्प्लीमेंट्री है, तो स्मॉल न्यूक्लियर भी यहाँ पे ऐसे आ जाता है, ठीक है। ये मेरा स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए है, दिस इज एसएनआरएनए, ठीक है। दिस इज इंट्रॉन, मतलब कि ऐसे बहुत सारे लूप्स बन जाएंगे स्प्लाइसिंग प्रोसेस के टाइम पे। ऐसे जितने भी इंट्रॉन्स हैं वो ऐसे लूप बना लेंगे, बीच बीच में एक्सॉन ऐसे दिखेंगे, ठीक है। और जहां पे भी इंट्रॉन है वहां पे एसएनआरएनए आके लग जाएगा, मतलब ये मेरा एसएनआरएनए सब जगह लग गया, ठीक है। तो जब एसएनआरएनए लग जाता है, इस एसएनआरएनए को यहाँ पे हेल्प करते हैं कुछ प्रोटीन्स, मतलब मानो यहाँ पे कुछ प्रोटीन्स हैं जो कि एसएनआरएनए को इंट्रॉन के साथ बाइंड होने के लिए हेल्प कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है एसएनआरएनए, इंट्रॉन एंड सम प्रोटीन्स, दिस कॉम्प्लेक्स इज कॉल्ड एज स्प्लाइसोसोम। इस कॉम्प्लेक्स को क्या बोलते हैं, स्प्लाइसोसोम। तो जैसे ही स्प्लाइसोसोम बनेगा तो क्या होगा, इंट्रॉन्स की स्प्लाइसिंग हो जाएगी, दैट इज कटिंग हो जाएगी, ठीक है। और साथ में क्या हो जाएगा, जो एक्सॉन्स हैं वो आपस में ज्वाइन हो जाएंगे, एक्सॉन्स यहाँ पे एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे, मतलब ये एक ही आरएनए बन जाएगा, ठीक है। तो अभी तक क्या हो चुका है, एक तो यहाँ पे कैपिंग हो गई है, ठीक है, यहाँ पे एक कैपिंग हो गई है और यहाँ पे मेरे एक्सॉन्स एक साथ बाइंड हो गए हैं, दैट इज स्प्लाइसिंग हो गई है इंट्रॉन्स की। अब हमारी थर्ड स्टेप है दैट इज टेलिंग, ठीक है। टेल, जो टेल बनेगी ना, ये टेल बनती है एडिनाइलेट की। टेलिंग होता है एडिंग एडिनाइलेट्स। एडिनाइलेट क्या होता है मैं आपको बताऊंगी अभी। एडिंग एडिनाइलेट्स ऑन द एंड ऑफ एचएनआरएनए, मतलब अब उसको एचएनआरएनए तो हम बोलेंगे ही नहीं, ऑन आरएनए, ठीक है। तो एडिनाइलेट्स हम लगा रहे हैं आरएनए के एंड पे। क्या होते हैं एडिनाइलेट, एडिनाइलेट होता है एडिनाइलिक एसिड। रिकॉल करो एडिनाइलिक एसिड क्या होता है, लास्ट चैप्टर में, प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था एडिनाइलिक एसिड। कैसे बनेगा ये मानो, अब इसको स्ट्रक्चर तो हमें बनाना नहीं है, हमें स्ट्रक्चर मतलब पता ही है कि ये पेंटोज शुगर होगी, यहाँ पे एडिनाइलिक एसिड लगा हुआ है और मतलब एडिनिन लगा हुआ है, पूरे को एडिनाइलिक एसिड कहेंगे, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, फॉस्फेट लगा हुआ है, तो दिस इज एडिनाइलिक एसिड, ठीक है। अब इसी को हम एडिनाइलेट कहते हैं, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा स्टेरिक एसिड स्टेरेट होता है, ऐसे ही जितने भी ये एसिड्स वाले ना इनको हम एस्टर्स वाले फॉर्म में, मतलब ये एस्टर बनता है ना, एस्टर बॉन्ड बनता है, तो इनको हम एक एस्टर का जो एंड होता है नेमिंग का, नोमेनक्लेचर का, वही इसको भी नाम देते हैं, तो इसको एडिनाइलेट कहते हैं, ठीक है। और ये एडिनाइलेट एक नहीं लगता है, टेलिंग के टाइम पे ये कितना लगता है, ये टेलिंग होती है ऐसे, मतलब ये दिखेगा ऐसे क्योंकि एडिनाइलेट का है,
ठीक है। तो ये ऐसा दिखता है और ये कितने लगते हैं, ये अराउंड 200 टू 300 एडिनाइलेट्स लगते हैं, जिसको हम टेलिंग कहते हैं। टेलिंग होना मतलब 200 टू 300 एडिनाइलेट्स लगना ऑन द एंड ऑफ आरएनए। ये हमारा पूरा हो गया पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशन ऑफ आरएनए में। इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।